हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आई बीन वेरी वेरी गुड। सो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन लास्ट मंथ फॉर योर एग्जामिनेशन? 4 सितंबर से आपका एग्जाम है एंड हम अगस्त में एंटर करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? आपका लास्ट मंथ है और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी इंस्टीट्यूट ने लॉन्च कर दिया था जुलाई 25 में। जो उसका सीरीज 1 था सितंबर एग्जाम्स का, वो कंप्लीट हो गया। 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये चला मॉक टेस्ट एंड लास्ट पेपर वॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। वो भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने हर बार की तरह फटाफट से पेपर डाउनलोड किया। पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया तो आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम द BOS पोर्टल, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको मिल जाएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। और उसके बाद मैंने पेपर को सॉल्व किया, खुद से सारे आंसर्स बनाए एंड आपके लिए आज मैं वो डिस्कस करने के लिए आ गया हूँ। तो तैयार हो गया आप लोग पेपर डिस्कस करने के लिए? ओवरऑल फीडबैक ऑफ द पेपर वॉज लेंदी। पेपर थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन ठीक है, थोड़ी लेंदी की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में टैकल कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। अगर फास्ट पेपर इजीली अपने प्रैक्टिस ही इतना ईजी करेंगे तो एग्जाम में डिफिकल्ट कैसे अपने फेस कर पाएंगे, है ना? सही बात है कि नहीं? तो लेंदी से घबराना नहीं है, लेंदी की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो लेंदी पेपर का प्रैक्टिस किया हमने, आपको भी करना है। आपको ये वीडियो कब देखना है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मेरे संग संग वीडियो देख लो अपना मॉक टेस्ट खत्म कर लो, ना ना ना। आप पहले मॉक टेस्ट खुद से सॉल्व करना। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ डाउट हो, आपको लगे कि नहीं इस टॉपिक में या इसमें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, या ये समझ नहीं आया इंस्टीट्यूट ने कैसे सॉल्व किया, या मे बी एक आधा जगह ऐसे आएगा हर बार की तरह पेपर में मिस्टेक, वो आपको लगा तो आप मॉक टेस्ट का चेकआउट कर सकते हो आंसर, वहाँ पर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? लेकिन प्लीज़ 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 खुद से एक बार सॉल्व ज़रूर करना, तभी सबसे ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। चलो आ जाओ, फुल स्क्रीन में आके वीडियो को शुरू करें। आपको मेरे जो अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये PDF दिख रहा है, ये जो PDF दिख रहा है, ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा? ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप फटाफट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ माई हैंड रिटन सोल्यूशंस फॉर योर MTP जुलाई 25। क्यों जुलाई 25? बिकॉज जुलाई मंथ में ये MTP लॉन्च हुआ था। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अपने आंसर्स करेंगे फॉर बोथ FM एंड SM। हर बार की तरह FM पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, SM इज कंप्लीटली कॉपी पेस्ट फ्रॉम बुक। तो मैं को फटाफट ओरली डिस्कस करा दूंगा। केस सिनेरियो बेस्ड MCQs, इंडिपेंडेंट MCQs तो डील करेंगे ही। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड लेट अस बिगिन। और उसके पहले एक लास्ट बात, दिस इज माई बुक। FM का हैंड रिटन मेरा किताब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, FM डाइजेस्ट मैंने इसको नाम दिया है। ये मेरी बुक है, इसका कवर पेज है ये, एंड ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स, हमारे कैसा फीडबैक मिला स्टूडेंट से हमारे बुक्स को लेके, सब कुछ को लेके, क्लासेस का, रिवीजन वीडियोस का, यूट्यूब लेक्चर्स का, सारा चीज़ यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब इस बुक में खासियत क्या है ना, मालूम है आपको? ये बुक में खासियत क्या है कि ईच एंड एवरी पेज इज कम्प्लीटली हैंड रिटन। आपको सारे हैंड रिटन यहाँ पे मेरे आंसर्स मिलेंगे, कंसेप्ट्स मिलेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सर इज़ दिस अ क्वेश्चन बैंक? इसमें क्वेश्चन है क्या? नहीं, इसमें क्वेश्चन नहीं है। दिस इज़ अ कंप्लीट कंसेप्ट बुक। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेल करते हैं सर कि क्वेश्चन नहीं है इस बुक में, ऐसा क्वेश्चन का भी कोई अलग बुक है क्या? अभी ये कंसेप्ट बुक है हमारे पास। ये कंसेप्ट बुक आपको मिल जाएगा। क्या करना है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म लिंक है, उसको फटाफट से भर दो और ये बुक आपके पास, ठीक है, डिलीवर हो जाएगा। पता है ना आपको? यस। साथ ही साथ एक SM की किताब भी देख लो फटाफट से। SM का किताब यहाँ पे, जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, 3 चीज़ें की हैं। एक तो सबसे पहले RTP को और MTP और PYQ कुछ भी अगर आया हुआ है उस टॉपिक से लास्ट 5-6 साल में, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो साथ साथ पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि ओ यस दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे RTP MTP का इतना सारा रेफरेंसेज है। समझ में आ रही है? साथ ही साथ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया, कीवर्ड्स को रेड में हाईलाइट कर दिया। इंस्टीट्यूट के बुक में ये नहीं मिलता, इंस्टीट्यूट के बुक से ही बना है पूरा। इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट बुक, MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके हिसाब से ये किताब बनी है। लेकिन इंस्टीट्यूट के किताब में क्या है, पूरा ही ब्लैक फॉन्ट में यूज़ किया है उन्होंने। आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं होते, तो कीवर्ड समझना ज़रूरी है एग्जाम के लिए। एग्जामिनर को कीवर्ड मिलेगा तो वो नंबर देगा, नहीं तो वो आगे बढ़ जाएगा, नंबर उतने नहीं देगा, मालूम है ना? तो कीवर्ड भी इस किताब में पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये किताब आपको मिल जाएगा। क्या करना आपको, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी गूगल फॉर्म लिंक सेपरेट है, उसको भर दो और ये बुक भी आपको होम डिलीवर हो जाएगी फॉर कंप्लीटली फ्री। ठीक है, आ जाओ वीडियो को अपने आंसर डिस्कस करते हैं। यस सर, फटाफट से मेन चीज चालू करिए, हम आपका वेट कर रहे हैं। सो गाइज, फटाफट से क्वेश्चन पेपर देख लो, फटाफट से क्वेश्चन पेपर देख लो। सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन पेपर, MTP सीरीज 1 फॉर योर जुलाई 25 एग्जामिनेशन। ठीक है, MTP सीरीज 1 फॉर योर जुलाई 25 एग्जामिनेशन कब आया था? 26 जुलाई को। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 जुलाई को, 2 दिन पहले आया। मैंने फटाफट इसको सॉल्व किया और आपके लिए आज वीडियो ले आया। चलो गाइज, एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ समझाया है कि केस सिनेरियो बेस्ड MCQ FM का हमेशा लेंदी पड़ेगा।
घबराना नहीं है एग्जाम में। एफएम का अगर आपको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू करने में 20 मिनट्स तक भी लग जाता है ना, तो भी घबराना नहीं है, बाकी सारा एमसीक्यू 10 मिनट में हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, उसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है। आर यू गेटिंग इट? आपको अगर आता है वो एमसीक्यू तो बन जाएगा, नहीं आता होगा ना तो बस सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, याद आ रहा करते रह जाओगे, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। बेसिक जो आएगा फटाफट से एसएम में मार्क कर देना, और एफएम में सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें समय जो लगेगा वो तो लगेगा ही। सितंबर 24 में इंस्टीट्यूट ने दिया था कैपबच पे क्वेश्चन, अभी मई 25 में दे दिया वर्किंग कैपिटल पे क्वेश्चन, जनवरी में दे दिया था कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन इन द केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू। अब इस मॉक टेस्ट पेपर में, आपके एग्जाम का मॉक टेस्ट पेपर में कहां से आया मालूम है? वापस कैपिटल बजटिंग। सितंबर 25 का पीवाईक्यू में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, एंड अब आपका जो एमटीबी में दे दिया है वापस कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैपिटल बजटिंग से क्वेश्चन दिया तो दिया, क्या पाए, अपने को करना तो है ही। सो गाइस, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आ जाना नीचे और देखना कि हमें क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्वेश्चन में मांगा क्या है वो देखना इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही अपने आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही अपने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू का केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक सिंपल स्लो अभी तक चल रहे हैं। स्पीड जहाँ लेना होगा स्पीड ले लेंगे, जहाँ आपको दरकार होगा कि कुछ समझाया जाए वो भी समझाया जाएगा आपको। कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव वीडियो रहेगा ये, आपको फटाफट से एक एक चीज समझ में आती रहेगी, ठीक है ना गाइस। एनपीवी ऑफ बैटन, मतलब कि क्वेश्चन है कैपबच से समझ में आ गया, पढ़ते ही एनपीवी निकालने बोल रहा है। फैक्टरिंग क्या करना है हमें? टैक्स शील्ड्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस, नहीं भी लिखता तो भी अपने करते ही। फैक्टरिंग फ्रॉम टैक्स शील्ड्स, मतलब फैक्टरिंग कैसे, हम जो फैक्टरिंग है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो फैक्टरिंग है क्या? नहीं नहीं नहीं, फैक्टरिंग वाली इंग्लिश वर्ड है ये, उसका मतलब है कि उसको कंसिडर कर लो, टैक्स शील्ड फ्रॉम डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस को कंसिडर कर लो, यही इतना सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कंसिडर करना है, वो अपने तो ऐसे भी करते नहीं भी बोलता तो भी। तो चलो आगे पढ़े। आगे पढ़ने से पहले मैं बोलूँ सीधा एनपीवी ऑफ बैटन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल लोगे। आ जाओ, कहाँ पे बैटन का बात दिया? यहाँ पे बैटन का बात दिया है। अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है केस स्टडी यहाँ से सॉरी, केस स्टडी स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे? देखो केस स्टडी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और पूरा इस 2 पैराग्राफ में एक भी नंबर दिख रहा है? एक भी नंबर्स दिख रहे हैं किसी को? नहीं दिख रहे हैं। कोई काम का ही नहीं है ये 2 पैराग्राफ पढ़ना, कोई यूज नहीं है ये 2 पैराग्राफ पढ़ना। सीधा काम की बात कहाँ पे? यहाँ पे नंबर्स का पूरा भंडार यहाँ से चालू हो रहा है, अपने भी यहीं पर ही फोकस करेंगे। वेयर हाउस बैटन है, बैटन एक वेयर हाउस का नाम है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे काम करना है, ठीक है ना। फटाफट से आप फटाफट से एक बार देखोगे, आप फटाफट से एक बार देखना चाहते हो तो देख लो केस स्टडी। सो गाइस, आपने केस स्टडी पढ़ा क्या? आपने केस स्टडी पढ़ा क्या? फटाफट से देख लो केस स्टडी। सो गाइस, अब मेरे संग देखो, वेयर हाउस बैटिंग की क्या क्या बातें बोल रहा है। इनिशियल कॉस्ट दिया कितना? इनिशियल कॉस्ट दिया ₹40 लाख का इनिशियल कॉस्ट है, अपने को मालूम है। यूजेबल लाइफ कितना दिया? 5 ईयर्स, 5 साल की लाइफ है, 40 लाख का अपना इनिशियल खर्चा है। एनपीवी निकालने के लिए क्या क्या चीज को ध्यान रखना अपने को मालूम है। इट्स एनुअल नेट सेविंग्स बिफोर टैक्स इज प्रोजेक्टेड एज फॉलोज। एनुअल नेट सेविंग्स बिफोर टैक्स, सिंपली समझ लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिंपली समझ लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक तरीके से वही बोल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्या क्या अमाउंट दिया? 5 साल का 5 फिगर्स दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फर्दर द मिड लाइफ मेजर मेंटेनेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹5 लाख इन ईयर 3। सर ये क्या कंसिडर किया हुआ है क्या? सर ईयर 3 में ये कंसिडर किया हुआ है क्या? पहला क्वेश्चन, पहला डाउट जहां बच्चों को आता है, जहां कंफ्यूजन होता है, जहां माथा सेटल नहीं होता, बार बार वहीं घूमता रहता है कि यार ये क्या दे दिया, ये इसमें घुसा हुआ होगा कि नहीं घुसा हुआ होगा, ये कश्मकश चलता रहता है। मैं बता दूं, क्वेश्चन में ना आपको लिख दिया यहाँ पे फर्दर करके लिख दिया था क्वेश्चन ने, मतलब बोल रहा है कि ये तो हो गया, बात खत्म, आगे की एक बात और सुनो। अब तो फर्दर जब बोल रहा है ना तो ये अलग है, नई चीज़ है, नई बात है, ये इसमें इससे कोई रिश्ता नहीं है, हमें रिश्ता बनाना है, हमें ये 10 लाख में से 5 लाख को डिडक्ट करनी है। समझ में आ रही है क्या बात? यस और नो? हाँ सर, ओके चलो। सैल्वेज वैल्यू कितना दिया है? 5 लाख का सैल्वेज वैल्यू दिया है, 5 लाख का सैल्वेज वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम सिंपल एनपीवी का क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो अभी तक। एंड शट डाउन एंड डिस्पोजल कॉस्ट दिया है 1 लाख इन ईयर 5। क्या मतलब हुआ इसका? बोलना चाह रहा है कि 40 लाख देके आज मैं चालू कर रहा हूं काम, मुझे इतना इतना करके हर साल बचेगा, उस पर मुझे टैक्स दूंगा, मैं मेंटेनेंस का खर्चा करूंगा ईयर 3 पे। यहां तक तो बात सारी ठीक है।
अब लास्ट में बोल दिया सैल्वेज, वो भी ठीक है। अब उसके बाद बोल दिया क्या करें, शट डाउन एंड डिस्पोजल कॉस्ट हो गया मेरा ईयर 5 में, मतलब जब मैं 5 साल के बाद धंधा खत्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, उसको बेच रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे को 1 लाख का और खर्चा लगेगा। तो मेरा अल्टीमेटली ईयर 5 में नेट सैल्वेज वैल्यू क्या हुआ, मैं अगर बोल सकता नेट सैल्वेज वैल्यू, नेट एनीथिंग बिफोर के आगे अगर नेट लगा दो तो मतलब समथिंग माइनस समथिंग, इतना अपने को पता है, चाहे वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो, चाहे ग्रॉस एनपीओ, नेट एनपीओ, कितने सारी चीजें हैं। तो नेट का मतलब क्या हुआ, कुछ माइनस कुछ, तो नेट सैल्वेज वैल्यू क्या हुआ, जो ग्रॉस सैल्वेज वैल्यू था ये वाला 5 लाख माइनस शट डाउन एंड डिस्पोजेबल कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख। मैं बोल सकता हूँ हाँ या ना, मैं जवाब दूं, खुद से फील आनी चाहिए, हाँ सर हाँ हाँ बोल सकते हैं। तो मेरा नेट सैल्वेज वैल्यू हुआ 4 लाख, मैं बेचने पे मुझे 5 लाख मिलेगा, लेकिन मुझे 1 लाख खर्चा करना पड़ रहा मान लो बेचने पे, शट डाउन करने पे उसको, तो अल्टीमेटली 4 लाख ही तो मेरा सैल्वेज वैल्यू हुआ उस प्रोजेक्ट से, उस इनिशियल कॉस्ट को मैं निकाल पा रहा हूँ, तो मेरा सैल्वेज वैल्यू अपने मानेंगे कितना, 4 लाख। यहाँ तक ठीक है, इतना ही करना है। बैटन का एनपीवी निकालना है, फटाफट से निकाल लो, फटाफट से निकाल लो बैटन का एनपीवी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ गाइस, मेरे संग संग देखो एक बार। हाँ यहाँ पे ये पीडीएफ की बात हो रही थी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम से फटाफट डाउनलोड कर लेना, प्रिंट कर लेना, सॉफ्ट कॉपी रखना, जैसे भी हो, लेकिन जरूर जरूर डाउनलोड करके देख लेना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही एग्जाम में प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन वाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ, उसी के लिए मैं बनाता हूँ ये आंसर्स खुद से, वरना आईसीआई के आंसर्स डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन करना है। आईसीआई का प्रेजेंटेशन बहुत बार डिटेल्ड हो जाता है, बहुत बार छोटा में छोड़ देते हैं वो लोग, कन्फ्यूजिंग हो जाता है, अब यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रखते ना। बट ये प्रेजेंटेशन एकदम आप निश्चिंत रहिए, ये प्रेजेंटेशन आपको फॉलो करना है फॉर योर एग्जाम्स, आपका काम बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 1 एमसीक्यू से स्टार्ट किया मैंने, एनपीवी ऑफ बैटन निकालना है, 5 साल का क्वेश्चन था, नेट सेविंग्स बिफोर टैक्स 5 साल का मैंने एग्जैक्टली पुट कर दिया, कहाँ से, ये मेरे जो 5 फिगर्स है, ये 5 फिगर्स को मैंने पुट कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 40 लाख मेरा इनिशियल कॉस्ट था, 40 लाख मेरा इनिशियल कॉस्ट था, मैंने बोला आपको नेट सैल्वेज वैल्यू कितना है सर, नेट सैल्वेज वैल्यू कितना, नेट सैल्वेज कितना हुआ, 5 लाख माइनस 1 लाख विच इज 4 लाख, ये मेरा नेट सैल्वेज वैल्यू हुआ। कैसे निकाला, इसको मैंने माइनस कर दिया इससे, ठीक है। नाउ गाइस 40 लाख माइनस 4 लाख, इधर देखो ना यार, 40 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स, तो मेरा कितना आया 7,20,000 करके डेप्रिसिएशन आया। इजी, यहाँ गलती कोई बच्चा कर सकता है, उसने 5 लाख से डिवाइड कर दिया होगा, मैं बताऊँ क्या गलती हुई होगी, अगर किसी ने सम को खुद से सॉल्व किया और उसका राइट नहीं हुआ तो मिस्टेक नंबर 1 जो वो कर सकता है, फिर मुझे बताना हाँ सर मैंने यही मिस्टेक किया था कमेंट करके, और अब मुझे समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। अब मेरी बात देखो, बच्चा क्या करेगा, 40 लाख माइनस 5 लाख करेगा, डिवाइड बाय 5 करेगा, ये आएगा 7 लाख, ये आएगा 7 लाख, और 7 लाख 7 लाख 7 लाख 7 लाख करके सब जगह डाल देगा, ठीक है। और अब लास्ट में क्या करेगा ना, यहाँ पर जो सैल्वेज वैल्यू हम पे ऐड करते हैं उसमें ऐड कर देगा अल्टीमेटली, फिर कितना बताओ तो 5 लाख का सैल्वेज वैल्यू ऐड कर देगा, और 1 लाख का वहाँ से घटा देगा, 4 लाख वहाँ पे ऐड करना चाहेगा, 5 लाख वहाँ से सैल्वेज वैल्यू ऐड, मतलब अल्टीमेटली 4 लाख यहाँ पे देगा। बट क्या अपने को राइट कैसे होगा, ये सम राइट अपना लॉजिक क्या है कि नेट सैल्वेज वैल्यू आ कितना रहा है लास्ट में, तो वो तो 4 लाख ही आ रहा है, 5 लाख तो आ नहीं रहा, तो आप कैसे यहाँ पे 5 कर रहे हो, आप कैसे यहाँ पे 5 कर रहे हो फिर नीचे वहाँ पे 4 कर रहे हो, तो डिस्पैरिटी हो गया ना, मिसमैच हो गया ना, यहाँ पे जो माइनस होगा नीचे भी तो उतना ही ऐड होगा, समझ में आ गई क्या। हाँ चलो, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, 5 लाख फॉर द ईयर 3, मेंटेनेंस कॉस्ट ईयर 3 में 5 लाख कहाँ दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ, मैंने माइनस कर दिया, हो गया। पीबीटी आ गया, मैं पीबीटी बोल सकता हूँ उसको, सिंपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकता हूँ उसको, कैसे, हाँ सर इजी है बोल सकते हो। लेस टैक्स यहाँ पे 30% लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सीधा कैलकुलेटर पे 70% यहाँ पे निकाल दिया, मैंने सीधा 70% यहाँ पे निकाल दिया टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दरकार तो नहीं है प्रेजेंटेशन का इसमें, हाँ कि ना। अब द थिंग इज, जहाँ मुझे प्रॉब्लम है, जहाँ पे इंस्टीट्यूट बीच बीच में ये मिस्टेक कर दे रहा है, अब प्रॉब्लम अगेन इन दिस क्वेश्चन क्या हुआ, सुन लो मेरी बात, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस किया, मेंटेनेंस माइनस किया, तो ये नेगेटिव 2,20,000 हो गया। 10 लाख का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ, ये नंबर 3 देख रहे हो, ये नंबर 3 देख रहे हैं अपने, ठीक है। ये नंबर 3 में देखो 10 लाख में से ये दोनों मैंने माइनस किया, तो माइनस 2,20,000 हो गया। अब माइनस प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस हो गया, मतलब लॉस बिफोर टैक्स इज रुपीज 2,20,000। अब इंस्टीट्यूट उस पर भी टैक्स एडजस्टमेंट कर दे रहा है, उसको भी नेट ऑफ टैक्स कर रहा है, यहाँ पे टैक्स लगा दिया 1,54,000। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये एमसीक्यू है, नाउ अगेन द प्रॉब्लम इज कि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब आप इसमें राइट आंसर निकाल के करोगे क्या एग्जाम में, या तो एग्जाम में आपको
अटेम्प्ट का नंबर दे देगा, इस तरीके से फाइनल करेगा, या इंस्टीट्यूट इसको 1,54,000 मान लिया अगर, तो वहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती है। आपको करना क्या मैं बताऊँ, अब आपको करना क्या मैं बताऊँ, कभी भी ना यहाँ टैक्स नहीं लगता, कभी भी यहाँ टैक्स नहीं लगता। आप लॉस पे कैसे टैक्स लगा रहे हो यार, आप लॉस पे क्या टैक्स लगा रहे हो, क्या कैलकुलेशन हो रहा है। बट यहाँ टैक्स इस क्वेश्चन में लगाया गया है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर सम्स है, एमटीपी आरटीपी क्वेश्चन है, इवन स्टडी मैट का क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें उन्होंने नहीं लगाया है टैक्स। लॉस पे टैक्स कैसे लगाओगे, सोच के देखो, लॉस पे भी टैक्स लग रही है यहाँ पे तो। बट सिंस ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, आपको यही समझने के लिए एग्जाम में अगर एक मार्क करना पड़ा आंसर, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको, बट आपको ये चीज़ ध्यान एग्जाम के लिए, अगर आपका नॉर्मल, अब अगले हो सकता है एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ टैक्स नहीं देगा, मतलब ये 2,20,000 अगेन सेम आ गया और सम आगे सॉल्व कर दिया, ये भी कर सकता है वो एग्जाम में, हो सकता है ये कर दे। आपको भी यही करके आना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कैपबज आ गया, तो आप मत देना यहाँ पे टैक्स, नहीं देना है टैक्स। लॉस में क्या चीज़ का टैक्स देंगे, प्लीज़, हाँ 2 मिनट लेकर समझा रहा हूँ, ये यहाँ पे टैक्स नहीं देंगे अगर लॉस होगा तो। प्लीज 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 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो एक काम मत करके आ जाना, ठीक है ना। एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में तो एक काम करके मत आ जाना, यहाँ पे लॉस में टैक्स नहीं दे देना, ठीक है। समझ में आ गया, याद रहेगा, हाँ। चलो अभी के लिए मुझे देना पड़ा सिर्फ आंसर के लिए, सिर्फ आंसर के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू वरना सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको नया आंसर लगा के दे दूंगा, फिर क्वेश्चन आपको डाउट होता है, आप फिर अलग से पूछते हो कि सर ये क्या हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट लेके समझाया, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा आप पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको समझाई जाएगी। पैट हुआ, अब ऐड डेप्रिसिएशन करोगे, वापस सिंपल है, सी फैट आ गया। सी फैट इज व्हाट, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, विच इज नथिंग बट पैट में हम डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। सैलवेज वैल्यू ऐड हो गया, 4 लाख जो मैंने ऊपर से माइनस किया था, ये मेरा आ गया। नेट कैश फ्लोज आ गए, उसके बाद ये सारे नेट कैश फ्लोज आ गए। अब नाउ व्हाट, मैं पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ले आया, 10% का दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे देखो 10% और 30% टैक्स रेट, दोनों चीज़ यहाँ दिया हुआ था। पीवी आ गया सारे ईयर का, नेट पीवी निकाल लो, 53,212। अब आंसर देख लो फटाफट, 53,212। अब हल्का राउंडिंग ऑफ का इंस्टीट्यूट ने कहीं किया इधर उधर, 53,365 इज द आंसर। 100 रुपये का अंतर है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्लोजेस्ट होगा वो आप मार्क करके एग्जाम में आ जाना, क्योंकि आपका भी 100, 200, 500 का आपको मालूम है एनपीवी के क्वेश्चन में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। डन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना हमें आता है, कैसे निकालते हैं सर हम। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, एनपीवी जो होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। क्या डिवाइड कर देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगाया, एनपीवी मैंने ऊपर निकाल दिया था। पीवीएफ कैसे निकालोगे आपको मालूम है, कैलकुलेटर से। आपको कैलकुलेटर लेना है जिसमें ये ग्रैंड टोटल का बटन हो। अगर आपको दिख रहा है ये ग्रैंड टोटल का बटन, ये ग्रैंड टोटल का बटन दिख रहा है आपको, यस, वो ग्रैंड टोटल का बटन वाला कैलकुलेटर आपको यूज करने का ट्राई करना है। सीधा 1 डिवाइड बाई 1.1 किया मैंने, कितना साल का, 5 साल का, तो 2 3 4 5, फिर जीटी दबा दिया तो आ गया 3.79, आ गया 3.79, वही मैंने यहाँ पे पुट किया। समझ में आया, जीटी दबाने का मतलब ग्रॉस टोटल, उससे आपका पीवीएएफ तुरंत कैलकुलेट होके आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया 14,036। 14,036 तो नहीं है, लेकिन चलो अपना 14,071 से काम बन जाएगा। नेक्स्ट, एनपीवी ऑफ कैटन फैक्टरिंग इन टैक्स अगेन सेम थिंग है। कैटन अब ये आप खुद से करो, चलो कैटन खुद से करोगे, कैटन खुद से करोगे, सेम चीज एकदम सेम जैसे आपने बैटन का किया वैसी कैटन का करना। कैटन में कोई गलती भी नहीं की है इंस्टीट्यूट ने, फॉर अ चेंज, वो भी एकदम सही है, ठीक है। सैलरी वैल्यू वगैरह यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, सेम तरीका सेम अप्रोच से करना है। कैटन फटाफट से देख लो, क्विकली अगर देखना है तो देख लो, वापस ये समझाऊंगा नहीं, एकदम डिट्टो सेम तरीका है। बैटन मैंने समझाया, सेम तरीके से कैटन है। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स 8 हो गया था। अच्छा, एक प्रेजेंटेशन वाली बात, बहुत स्टूडेंट्स को ना प्रेजेंटेशन को देखकर भी डाउट रहता है कि सर प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। मैं हमेशा ऐसे प्रेजेंट करना प्रेफर करता हूँ। मुझे ऑप्टिकली ये बेटर लगता है कि मेरा ईयर यहाँ पे आ गया, ये नंबर ऑफ ईयर्स, और मैंने यहाँ से इस तरीके से प्रेजेंट किया इस टी फॉर्मेट में। इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है बहुत बार, कभी ये फॉर्मेट फॉलो कर रहा है, कभी क्या कर रहा है कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स इस तरीके से दे दिया, पोर्ट्रेट में मान लो नंबर ऑफ ईयर्स आ गया इधर, कॉलम्स में मैंने कहा दिया आपको, एक रो में दिया नंबर ऑफ ईयर्स, इंस्टीट्यूट क्या देगा, कॉलम में दे देगा, और बाकी सारा कॉलमनर सॉल्व करेगा। मैं रो प्रेफर करता हूं, मैंने रो वाइज किया है, आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल आप कर सकते हो। इतने सारे कॉलम्स देने में बस स्पेस नहीं रहता ना, एक्चुअली प्रॉब्लम वो है, ठीक है। सिमिलरली नेट सेविंग्स आफ्टर टैक्स मैंने बिफोर टैक्स मैंने पुट किया, डेप्रिसिएशन सबसे लेस किया,
फिर मेंटेनेंस वापस कुछ था वो लेस किया, पीबीटी आ गया, वापस टैक्स लेस होगा, पैट आ जाएगा, वापस डेप्रिसिएशन ऐड होगा, सी फैट आ जाएगा। अब अगेन 6,50,000 होगा। 6,50,000 कैसे होगा कैटन का देख लो, 8 लाख में से 1.5 लाख माइनस हो जाएगा। सेम चीज़ जो अपने किए थे, जो अपने बैटन में सीखे थे, वही सेम चीज़ कैटन में भी लग रहा है। ठीक है, पीवीआईएफ आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, 8 साल का था तो कितना छोटा अमाउंट तक चला जाता है, वो समझने की चीज़ है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करके टोटल आ गया 59,57,984। एनपीवी कितना आ गया, 60 लाख का हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, देखो कहाँ दिया ये रहा, 60 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था कैटन में, माइनस किया तो 42,016 का हमारा यहाँ पे आ गया। 42,016 का हमारा यहाँ पे लॉस आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए 41,667 जो क्लोजेस्ट है। इसको भी आप नेगेटिव प्लीज कर लेना, इसको भी आप नेगेटिव प्लीज कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गई क्या आपको मेरी बात? हाँ सर। नेक्स्ट ईएसी कैसे आएगा, ईएसी देख लो, ईएसी देख लो, ईएसी अगेन 42,016 डिवाइड बाय पीवीएफ जो आपको मालूम है वो आपने किया, आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लास्ट, अब मेरी बात समझो, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? 4 पार्ट डन हो गया आपका। 7810 करने से आपका 4 एमसीक्यू केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व हो गया। मतलब एनपीवी निकालना था और फिर ईएसी निकालना था, इजी था, आपने कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़े अपने। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, वो आपको ये वाला बात बताना है, विच इज द लास्ट पार्ट इन योर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, जो हल्का सा थ्योरेटिकल बेस पूछ लिया, विच इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर क्या होगा देख लो, कौन सा, पहले पढ़ लो ऑप्शन। वेयर हाउस बैटन शुड बी चोजन, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, कौन सा वेयर हाउस चूज करना चाहिए, क्वेश्चन बोल रहा है। एज इट हैज द लोअर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट डिस्पाइट हैविंग द हायर अपफ्रंट कॉस्ट, क्योंकि इसके पास लोअर इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है और हायर अपफ्रंट कॉस्ट है, ऐसा कोई लॉजिक दे रहा है, क्या उससे चूज करेंगे? क्या उससे चूज करेंगे? बताओ ना मुझे फटाफट। अब मेरी बात देखो क्विकली, एक सेकेंड। हाँ, एनपीवी हमारा यहाँ पे था 53,212, 53,212, और सेकंड ऑप्शन में एनपीवी था 42,016, 42,016 जो मेरा नेगेटिव है, लॉस में है। ठीक है, ईएसी कितना था कैटन में, 7,876, और यहाँ पे 14,036, यहाँ पे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ज़्यादा है और एनपीवी 53,212 है, और यहाँ पे 7,876 कम है, और ये भी एनपीवी मेरा यहाँ पे कितना है, 42,016, जो कि ज़्यादा बेटर आया। 53,212 नेगेटिव ज़्यादा छोटा अमाउंट हुआ ना, 42,016 बड़ा अमाउंट हुआ। समझ में आ रही है? यस। देखो तो हमारा आंसर कौन सा होगा सर, कैटन वाला होगा। आंसर कौन सा होगा, कैटन। वेयर हाउस कैटन शुड बी चोजन एट इज लोअर ईएसी डिस्पाइट हैविंग हायर अपफ्रंट कॉस्ट। 60 लाख में अपने स्टार्ट कर रहे हैं काम, 60 लाख में अपने काम स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरा बैटन में स्टार्ट कितना में कर रहे थे सर, 40 लाख में, तो 60 लाख में काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी मैं ईएसी मेरा यहाँ कैटन में कम है, तो मैं कैटन चूज कर रहा हूँ। समझ में आ गई? यस। इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, क्विकली समझने का और आगे बढ़ते चलने का। ठीक है ना, आ जाओ गाइस, नेक्स्ट में आ जाओ। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज फटाफट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू का सिलसिला खत्म करेंगे। अ कंपनी हैज अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 का डेट टू इक्विटी रेशियो, इट प्लान्स टू रेज एडिशनल कैपिटल सच दैट द ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो बिकम्स 1:1। अभी उसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, 2:1, और उसका प्लान क्या है? अब मेरी बात देखो ना, बोल क्या रहा है कि 2 लाख बाई 1 लाख इज इक्वल टू 2:1 का मेरा कितना है, बोला है डेट टू इक्विटी रेशियो। उसका प्लान है एडिशनल कैपिटल रेस करने का, जिससे ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा 1:1। अब 1:1 करना तो क्या करेगा, इसको इंटू 2 करना होगा, तभी होगा 2 लाख होगा ये, तभी कितना होगा, 2 लाख होगा, और 2 लाख बाय 2 लाख करोगे अगर तो 1:1 आएगा। ईजी है। तो मैंने क्या किया, अज्यूमिंग दैट द कंपनी रेजेस ओनली इक्विटी फॉर दिस पर्पस, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द इक्विटी इंक्रीज। मैंने सीधा क्या किया, इसको डबल कर दिया, मैंने सीधा क्या किया, इसको डबल कर दिया, 1 लाख का 2 लाख कर दिया, इंटू 2 कर दिया, मतलब 100% इंक्रीज किया, तो आंसर इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 100%। समझ में आ गई? यस। समझ में आ गया क्या? हाँ सर समझ में आ गया, गुड। चलो आगे बढ़ो। ओ नेक्स्ट,
अ कंपनी हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹60 lakhs, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे दिया 90 days, फैक्टर आ गया, मतलब हमारा फैक्टरिंग का छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया। द फैक्टर विल एडवांस ऑन रिसीवेबल्स टू द कंपनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%, फैक्टर का इंटरेस्ट रेट दे दिया, उसका 10% का रिजर्व दे दिया, आपको अमाउंट निकालना बस टू बी पेड। आपको क्या निकालना क्वेश्चन में, समझा? क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अमाउंट टू बी पेड। अपने दो टेबल बनाते हैं फैक्टरिंग में, मेरी बात ध्यान से सुनो। फैक्टरिंग में बहुत लोगों को डाउट होता है, फैक्टरिंग इतना इजी कंसेप्ट होने के बाद भी सबसे ज्यादा डाउट का पात्र बन के रह जा रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फैक्टरिंग में अपने दो टेबल बना रहे हैं, दो टेबल फैक्टरिंग में बना रहे हैं। पहला टेबल में क्या निकालते हैं, अमाउंट टू बी पेड बाय द फैक्टर टू द कंपनी। सेकंड टेबल में अपने करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये दो टेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में करने, पहले ये देख लो। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि भाई तू अमाउंट टू बी पेड बाय द फैक्टर टू द कंपनी ये निकाल के दे दे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके फैक्टरिंग में जाना है नहीं जाना है वैसा कोई बात नहीं कर रहा, उससे मतलब नहीं है क्वेश्चन को, पहली बात, ठीक है। तो अपने को बस पहली टेबल का मेहनत करना, 2 नंबर अपने को दे रहा उस चीज के लिए। 2 नंबर के लिए इतना मेहनत करेंगे, हाँ जरूर करेंगे। आओ नेट रिसीवेबल बैलेंस निकाल लो, कितना दिया हुआ था, 60 lakhs दिया हुआ था, 6 करोड़ दिया हुआ था, सॉरी, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड था 90 days। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया 1,50 lakhs का आपका आ गया क्या, नेट रिसीवेबल बैलेंस आ गया। नेट रिसीवेबल बैलेंस कितना आया, 1,50 lakhs। कैसे आया सर, 60 lakhs इंटू 90/360 करोगे तो आपका आ जाएगा डेटर्स का अमाउंट। ईजी है, हमें पता ना टर्नओवर रेशियो कैसे आता है। सर टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। तो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, अब अगेन द टर्नओवर रेशियो, जो डेटर डेज निकालते हो कैसे निकालते हैं, 365 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो। तो ये दोनों रेशियो से हम आराम से यहाँ पर डराइव कर लेते हैं। समझ में आ गई। सिमिलर चीज जो आप करते हो कहाँ बताओ ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो भी कराऊंगा तो और क्लियर होगा। तो हमने निकाल लिया डेटर्स। डेटर्स निकालना आपको आता है कि 6 करोड़ हमारा कितना है पूरा साल का, डिवाइड बाय 360 किया, हमें निकालना कितना 90 डेज के लिए, तो आ गया। लेस कमीशन कर दो इस पर 2%, रिजर्व बोला था क्वेश्चन में 10%, तो इस पर निकाला 10%। ऑलवेज रिजर्व निकलेगा इसी अमाउंट पे, नॉट दिस माइनस दिस। 1,50 पे -3 करने के बाद 0.3 करने के बाद रिजर्व नहीं निकलेगा, डायरेक्टली 1,50 पे रिजर्व निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कितना बचा, इतना बचा, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मतलब क्या है, 1,32 lakhs जो आया, ये रिमेनिंग बैलेंस बचा जो अब फैक्टर को देना चाहिए लॉजिकली कंपनी को। वो अपना कमीशन काट रहा है, वो अपना रिजर्व काट रहा है, भाई अब तो मुझे पैसा दे, कंपनी बोल रहा है, फैक्टर बोल रहा है हाँ हाँ रुक जा देता हूँ, लेकिन एक चीज और, फैक्टर बोल रहा हाँ हाँ बस देने ही वाला हूँ, लेकिन मुझे एक चीज और याद आ गया। बोला क्या, कंपनी पूछा भाई क्या हो गया। अब फैक्टर बोल रहा है यार मैं तुझे अगर आज दे दूंगा 1,32 लाख पूरे, मुझे तो ये अमाउंट मिलेगा 90 दिन बाद। फैक्टर बोल रहा है कंपनी को कि यार मैं तेरे को आज अगर 1,32 लाख दे दूं, मेरे को तो 1,32 लाख मिलेगा 90 दिन बाद, क्योंकि मेरा जो कस्टमर है, मतलब कंपनी का जो कस्टमर है, वो तो जल्दी पेमेंट नहीं करेगा ना, वो तो 90 दिन का अपना ओन स्वीट टाइम लेके पेमेंट करेगा। तो फैक्टर बोल रहा है अच्छा, कंपनी बोला अच्छा तो अब क्या करें। तो फैक्टर बोला एक काम करते हैं, मैं ना अपना इंटरेस्ट इस पे काट लेता हूं, मेरे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहा हूं मैं, आज तुझे 1,32 लाख दे दिया तो मैं 90 दिन तक तो 1,32 लाख पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा रहा हूं ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी याद है तो सबको, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज हो रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट रेट है 18%, तो मुझे 1,32 लाख पे 18%, सॉरी 18% फॉर 90/360 करके काट लेता हूं मैं, बाकी तुझे दे दूंगा आज। कंपनी बोला अच्छा ठीक है वही दे दे। तो यही जो आंसर आया 1,26 लाख इज योर आंसर। समझ में आ गया, समझ में आया, ऐसा स्टोरी में समझ में आया क्या, बताना ना कैसा लगा आपको। ठीक है आगे बढ़े, यस आगे बढ़े क्या, हाँ सर आ जाओ। अब कर आई तो बहुत ईजी, देखते ही मजा आता। तो इस टाइप का क्वेश्चन सच सच बताना, सच सच बताना, इस टाइप का क्वेश्चन देखने में मजा आता है। कंपनीज करेंट मार्केट प्राइस इज ₹200, जस्ट पेड अ डिविडेंड, जस्ट पेड लिख दिया, D0, बात खत्म, झगड़ा नहीं चाहिए आगे जाके। सर वो D0 क्यों हुआ, वो तो D1 होना चाहिए, नहीं बात खत्म, वो लिख दिया जस्ट पेड, मतलब जस्ट पेड, बात खत्म। आपको मानना है D0 एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 5% विच इज योर ग्रोथ रेट विच इज G। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर DDM। भाई ये DDM होगा कि गॉर्डन होगा, आप लोग बताओ मुझे, ये DDM होगा कि गॉर्डन होगा, आप लोग बताओ मुझे। सबसे पहले ये DDM में फॉल करना चाहिए, गॉर्डन में फॉल करना चाहिए, बताना आप लोग। अब इसको सॉल्व कर दोगे, मैं करूं क्या सर, ये भी मैं करूं क्या, मैं नहीं कर रहा ये, मैं नहीं कर रहा ये नहीं सर आप ऐसे बोलोगे। लो के कितना हुआ हमारा, फॉर्मूला लिख लो पहले, के इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G। अब हमें निकालना क्या है, के निकालना है, D1 निकालना है, D1 मतलब 10 × 1.05 डिवाइडेड बाई 200
प्लस 0.05, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा आपका आंसर देख लो। 10 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 200 प्लस 0.05 इंटू 100, 10.25 इज द आंसर। 10.25% इज द सॉरी गाइस, 10.25% इज द आंसर। मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपको दिख नहीं रहा था स्क्रीन। नाउ इट इज क्लियर। फॉर्मूला आपको मालूम है गॉर्डन के हिसाब से क्या के का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला में पुट किया, आंसर निकाला, 10.25% इज द आंसर। इजी इजी पीजी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या सर? कॉलर ऊपर कर लो। हाँ सर हमने कर लिया, हमने एमसीक्यू कर लिया सर। नाउ अब मेरे साथ आ जाओ आगे। ओहो सॉरी, अब मेरे संग आ जाओ आगे। अपने स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 विच इज योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, एकदम सीरियसली अब अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सिंसियरली पढ़ने वाले हैं। कहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी अगर यहाँ तक डाउट है वीडियो को प्लीज़ पॉज कर देना, पुराना सुन लेना, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर होता है तो नीचे मेरा डिटेल्स चालू है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, कॉल करो, जो आपको कंफर्टेबल हो आप करिए एंड आपको मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है ना? नहीं तो यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो है ही। ठीक है, चलो। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चन। अपने को मालूम है कि क्वेश्चन नंबर 1 तो करना ही है, उसके बाद अटेम्प्ट एनी 2। ये सब चीज़ का एकदम एकदम बेसिक है, इतना तो आजकल बताते भी नहीं है कोई। इतना तो हर स्टूडेंट को मालूम है कि हमें क्या अप्रोच लेना है इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट वगैरह आता है। ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना, ये सब चीज़ का भूल मत होना। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी, उसके बाद 2 करना है। कभी बच्चा लोग क्या करते हैं कि 1 कर जाते हैं, कभी कोई एक क्वेश्चन 1 स्किप कर जाता है, कभी कोई क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर देता है, फिर लगातार क्वेश्चन भूल करना छोड़ देता है, भूल जाता है। तो ऐसा काम प्लीज़ 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 मत करना। नॉर्मल हमेशा ध्यान रखना, 3-3-6 क्वेश्चन करके आना एग्जाम में। क्वेश्चन 1 यहाँ का और फिर 2 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में भी सेम, क्वेश्चन 1 उसका एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ सीधा क्वेश्चन देख लो, मांग क्या रहा है। सीधा क्वेश्चन देख लो, कम से कम पता चलेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। यू आर रिक्वायर्ड टू वॉट कैलकुलेट द मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। डिविडेंड डिसीजन से क्वेश्चन पूछ लिया पहले। डिविडेंड डिसीजन, लेवरेजेस, रेशियो एनालिसिस, ये सब स्ट्रॉन्ग पोर्शन होते हैं बच्चों का। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखते ही आंखें एकदम लिटअप हो जाती है कि यस नाउ आई कैन डील इट। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है कि हाँ अब कोई भी क्वेश्चन होगा बन तो जाएगा। ठीक है, चलो। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर ईच डिविडेंड पे आउट यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। तैयार हो? खुद से करोगे? खुद से करोगे? हाँ सर खुद से करेंगे। वेरी गुड, करो। खुद से करेंगे, करो फटाफट से। खुद से करेंगे तो करो ना प्लीज। चलो क्विकली अब मेरे संग देखो। ठीक है, प्रॉफिटेबल एफएमसीजी कंपनी आईटीसी, पर यहां नाम है पीक्यूआर। ठीक है, तो पीक्यूआर का बात, प्रॉफिटेबल एफएमसीजी कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड इज एग्जामिनिंग इट्स डिविडेंड पॉलिसी को एग्जामिन कर रहा है, कंसिडरिंग द पोटेंशियल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। बहुत बढ़िया बात है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पे अपने आते हैं भाई, इतना सारा अपने को ज्ञान अभी नहीं चाहिए। 1 महीना बाद अपना एग्जाम है, उसके बाद पढ़ेंगे आराम से। आगे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ईट मतलब क्या हुआ, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स विच इज नथिंग बट पैट 10 लाख है। आरओआई छोटा आर दे दिया कितना, 15%। केई दे दिया 12%। केई दे दिया कितना सर, 12%। ये मेरा केई है, लिखा हुआ ही है सर, ये रहा केई। ठीक है, नाउ द थिंग इज आर इज 15%। इधर देखो ना ऊपर आर, यहाँ लिख दो आपके लिए। आर कितना था, आर 15% है, केई 12% है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया वही 2-3 बार बोल रहा हूँ। कितना बार आप लोगों को फील होता होगा ना कि सर जब टीचर कोई क्वेश्चन रीड भी करता है ना तो उसी में क्वेश्चन समझ में आ जाता है। जब वही सेम क्वेश्चन मैं खुद इंडिपेंडेंटली रीड करता हूं अगर, तो सर समझ नहीं आता। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है आपको कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, सर सॉल्व कर रहे हैं, सर रीड कर रहे हैं, तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सर समझाते हुए क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, खुद से पढ़ते तो लगता है कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि होगा कि नहीं होगा, डर रहता है। वो रीज़न और कुछ रीज़न नहीं है। ठीक है ना, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि यस कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आर 15% है, के 12% है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बाकी आपका दिमाग चल रहा है। ठीक है, बाद में बोलूंगा। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, सॉरी मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया हुआ है, ₹80 दे दिया मार्केट प्राइस पर शेयर। वेरी गुड। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे दिया 2 लाख। करंट डेट टू इक्विटी रेशियो दे दिया 0.5:1। करंट डेट टू इक्विटी रेशियो है। ठीक है, मतलब ₹5 का डेट है, ₹10 का इक्विटी है।
प्लान इन्वेस्टमेंट करना है कितना, 12 लाख का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और उसके लिए ऑप्शन ए 100% पे आउट, बी 50% पे आउट एंड सी 0% पे आउट। व्हाट इज दिस पे आउट, डिविडेंड का पे आउट का बात हो रहा है। व्हाट इज दिस पे आउट, डिविडेंड पे आउट की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट, फर्दर बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस नो फ्रेश इक्विटी विल बी रेज्ड। ओहो, कोई इक्विटी रेज नहीं किया जाएगा, कोई कंपनी में इक्विटी रेज नहीं की जाएगी, ठीक है। एनी फाइनेंशियल शॉर्टेज मस्ट बी कवर्ड बाय डेट, सिर्फ डेट लेके ही फाइनेंशियल शॉर्टेज कवर किया जाएगा, बट 1:1 का डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है, वो मेरा खराब नहीं होना चाहिए। मतलब कि हर 1 रुपये का इक्विटी के लिए 1 रुपये का डेट बराबर बराबर बैठना चाहिए मेरा हिसाब। मतलब अगर कंपनी में 10 लाख का इक्विटी है मान लो, इक्विटी मीन्स व्हाट, इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। इक्विटी डजंट ओनली मीन द इक्विटी शेयर कैपिटल, हमेशा ध्यान रखना। आज एक रेशियो का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, उसमें भी यही सेम मिस्टेक आप करने वाले हो, मैं अभी बोल देता हूँ। ये मिस्टेक आपने करके रखा होगा मेरे हिसाब से, तो जिसने भी रेशियो सॉल्व किया उसका एक क्वेश्चन में एक पार्ट में गलती हुआ होगा, यही वाला। इक्विटी मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हमेशा ये बात ध्यान रखना। नॉट ओनली फॉर योर सिलेबस, फॉर योर लाइफ, आगे के लिए भी हर जगह यही होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में दे दिया, इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल में है तो यहाँ तक ही मानना है, यहाँ तक ही याद रखना है, नहीं। ये तो इतना बेसिक है इक्विटी का मतलब ना, हर जगह काम आएगा, अपने फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो। नो गाइस, सीए फाइनल में तो आएगा ही, भयंकर जोर से काम आएगा आपको, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इक्विटी समझ में आ गया, इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, उसको अपने को मेंटेन कितना करना है, 1:1, टैक्स रेट 30% है, इंटरेस्ट दे दिया 10%, यू आर रिक्वायर्ड व्हाट, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर ईच डिविडेंड पे आउट ऑप्शन यूजिंग वॉल्टर मॉडल। यहाँ ये इजी है, ये आता है सबको। कैसे करोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर अंडर वॉल्टर मॉडल, सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। आ जाओ मेरे संग, मेरे संग आ जाओ, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने। प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया ग्रीन से। मैंने ना कलर कोडिंग कैसे किया बता दो, मैंने शायद बताया नहीं आपको। मैंने इस पीडीएफ में क्या किया है, जो मैंने ब्लैक लिया है इंक, वो हेडिंग्स के लिए, लाइंस के लिए लिया है मोस्टली, ठीक है। ब्लू इंक लिया है मैंने फॉर मेन आंसर, ग्रीन इंक है फॉर फॉर्मूलाज, और रेड इंक है आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, आपका एग्जैक्ट उस क्वेश्चन का आंसर वाला पार्ट, एकदम जो फाइनल फिगर होना चाहिए वो रेड है। तो इस तरीके से कलर कोडिंग की हुई है ताकि आपको क्वेश्चंस को लेजिबिलिटी आपका इंप्रूव हो सके। ईपीएस मैंने निकाल लिया, ईपीएस मेरे को आगे काम आएगा, तो ईपीएस मैंने निकाल लिया, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ था, क्वेश्चन का दिया हुआ डेटा से मैंने ईपीएस निकाल लिया, प्राइस का फॉर्मूला लिखा, यहाँ तक अभी कुछ किया ही नहीं। आर और के यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था 15% और 12%, वो मैंने पुट कर दिया, ठीक है। मैंने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपसे 12% और 15% को लेके, वो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं, अभी तक सोच लिया होगा, बहुत इजी है। डेट टू इक्विटी कितना, 0.5:1। तो अब हम निकालना है इक्विटी 20 लाख प्लस 30 लाख। देखो कैसे किया, क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है 20 लाख प्लस 30 लाख। मैंने क्या बोला, इक्विटी मतलब ऑलवेज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो 50 लाख का इक्विटी आया, और डेट कितना आया, अभी क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो करेंटली था 0.5:1, 1:1 से ज़्यादा ब्रीच नहीं होना चाहिए, उससे कम तो हो ही सकता है, और अभी भी वही था। तो मैंने क्या किया, 0.5 इंटू 50 लाख किया, तो मेरा आ गया डेट 25 लाख। 25 लाख में 50 लाख है 0.5, ईजी है यहाँ तक, यस। नाउ कम टू द ऑप्शंस ए, बी एंड सी, विच इज योर पे आउट ऑफ 100%, 50% एंड 0%। इसके हिसाब से अपने को फटाफट वॉल्टर मॉडल पुट करके आंसर निकालना, फॉर्मूला में पुट करो। मैंने निकाल दिया था आपके लिए ईपीएस निकाला था ना 5। अब अगर अर्निंग्स आ गया मेरे को पता है पे आउट, तो मैं निकाल सकता हूँ मेरा डिविडेंड। ईपीएस इंटू पे आउट इज माई डिविडेंड, मालूम है, तो मेरा 100% में पूरा का पूरा ईपीएस यहाँ आ गया। ऑप्शन बी 50%, तो 2.5 रुपया आ गया। ऑप्शन सी 0%, तो मेरा 0 रुपीज़ डिविडेंड आएगा। फॉर्मूला में पुट किया, आंसर आ गया 41.67, ये आंसर है तीनों। इंस्टीट्यूट का ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर आई थिंक सो गलत है, आई डोंट नो वाई, बट आपका ये वाला आंसर अगर राइट है तो ये दोनों आंसर इंस्टीट्यूट का कैसे अलग आ सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज द राइट आंसर। आपको एग्जाम में यही फॉलो करके आना है, ठीक है। फिजिबिलिटी का इवैल्यूएशन कर दो, फिजिबिलिटी का इवैल्यूएशन कर दो। क्वेश्चन पढ़ लो, सॉरी पहले आ जाओ। क्या सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम ऑन गाइस। इवैल्यूएट द फिजिबिलिटी ऑफ इंटरनली फंडिंग द ₹12 लाख इन्वेस्टमेंट अंडर ईच पे आउट रेशियो। 12 लाख से आपको फंडिंग करना और आपको इसका फिजिबिलिटी करने बोला है, ठीक है। अब देखो 12 लाख आपको कहाँ चाहिए था सर, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो मेरे संग एक बार क्वेश्चन में देखो, हाईलाइट कर रहा हूँ अभी। ये 12 लाख दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ डेटा, ये 12 लाख की बात कर रहा है अब, ठीक है। अब आपको इसका फिजिबिलिटी बताना है कि फिजिबल है कि नहीं अंडर ईच पे आउट रेशियो 12 लाख का फंडिंग लेके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको अप्रोच मैंने क्या यूज़ किया, फिजिबल है कि नहीं वो कैसे समझूंगा मैं।
मेरे को क्वेश्चन में दे दिया कि मेरा 1:1 का डेट टू इक्विटी रेशियो ब्रीच नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, वो ही अगर तेरा फिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है तो मैं क्या करूंगा, तीनों का केस में डेट टू इक्विटी निकाल लेता हूँ, ए बी एंड सी में डेट टू इक्विटी निकाल के देख लेता हूँ। अगर वो 1:1 से नीचे है तो तीनों ही फिजिबल है, अगर कोई दो नीचे है तो दो फिजिबल है, और जैसे भी आया आंसर, कोई एक आया तो एक फिजिबल है। ये कर सकते हैं अपने। मैंने ये अप्रोच यूज़ किया, मैंने वैसे सॉल्व किया। इंस्टीट्यूट ने कुछ और किया, आई डोंट नो व्हाई। और वो एग्जाम के लिए आपको ये करके आना है, ये ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा सही है, ठीक है। देख लो फटाफट मैंने शेयर कैपिटल रिटर्न का फिगर दिया हुआ था, पुट कर दिया, वही 20 लाख 30 लाख 20 लाख 30 लाख 20 लाख 30 लाख, कुछ माथा नहीं लगाया। एड ट्रांसफर ऑफ अर्निंग्स आफ्टर डिविडेंड, डिविडेंड दिया जा रहा है। अरे इस साल मैं कमा रहा हूँ ना कुछ, इस साल मैं कमा रहा हूँ ना कुछ 10 लाख, अरे इस साल मैं 10 लाख कमा रहा हूँ यार, इस लाख में 10 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमाने के बाद मैं डिविडेंड दे रहा हूँ, डिविडेंड जहाँ 100% दे दिया तो मेरा कुछ भी रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर नहीं हुआ। जहाँ मैंने 50% डिविडेंड दिया तो मतलब 10 लाख में से 50% डिविडेंड में दे दिया तो बाकी 50 लाख बच गया, तो वो 50 लाख को मैं रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाता है। हमने क्लास 11-12 अकाउंट्स में सीख ली है ये चीज़। ऑप्शन सी में तो मैं कुछ डिविडेंड ही नहीं दे रहा हूँ तो मेरा पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। मेरा टोटल इक्विटी का फिगर जो पर्पल में मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने पर्पल कलर यूज़ किया, ये जो पर्पल में मैंने लिखा है ये मेरा टोटल इक्विटी का नया फिगर आया। डेट था क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन में गिवन था डेट 25 लाख 25 लाख 25 लाख, क्वेश्चन में डेट गिवन था। फ्रेश डेट ले सकते हैं, क्वेश्चन बोला इक्विटी रेज नहीं करना तो डेट यूज कर सकता है। तो यहाँ पे तो मुझे पूरा 12 लाख का डेट रेज करना पड़ेगा, मुझे 12 लाख की फंडिंग करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ से पैसे उठा नहीं सक रहा हूँ, और तो मुझे का पूरा 12 लाख यहीं से लेना होगा। समझ में आया? मैंने 5 लाख तो यहाँ से बचा लिया था डिविडेंड से ना, मैंने अर्निंग से 5 लाख बचा लिया, बाकी 7 लाख मैं डेट से लाऊंगा। थर्ड केस में मैं 10 लाख यहाँ से ला रहा हूँ तो डेट से सिर्फ 2 लाख लाऊंगा। मुझे 12 लाख लाना है, मेरे पास अगर अर्निंग्स बचा है आफ्टर डिविडेंड, अगर बचा है तो उसको पहले यूज करूंगा, उसके बाद मैं डेट लेके आऊंगा। अगर कुछ नहीं बचा तो पूरा डेट लाऊंगा। मैंने पूरा का पूरा अर्निंग्स रखा लेकिन बहुत छोटा अमाउंट अब रह गया, तो वो जो छोटा अमाउंट रहा 2 लाख का वो लेके आऊंगा। तीनों केस समझ में आया? यस। नया डेट आ गया? यस। नया डेट टू इक्विटी रेशियो आ गया तीनों को डिवाइड करके? यस। तीनों ही मेरा 1:1 से कम आया, तो ऑल डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1, ऑल ऑप्शंस आर फिजिबल। ये एकदम परफेक्ट अप्रोच है, आपको एग्जाम में ये करके आना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? लॉजिकल लगा? हाँ सर लॉजिकल तो लगा, तो यही करो ना, जो समझ में आ रहा, जो लॉजिकल लग रहा है वही करने का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। द रिवाइज डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल दो। रिवाइज डेट टू इक्विटी रेशियो अंडर ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अंडर 50% वाला ऑप्शन है ना, एक सेकंड। यस देखो 50% पे आउट के संग आपको क्या बोला, रिवाइज डेट टू इक्विटी निकालना। भाई मैंने तो पहले ही निकाल दिया, मैंने तो यही निकाल दिया, 5.58 मैंने निकाल दिया, तो मैंने आपको लिख दिया कि आप ऊपर रेफर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, एडवाइस करना कुछ, उफ हमसे एडवाइस मांग रहा है, क्वेश्चन। रिकमेंड द मोस्ट सुटेबल डिविडेंड पॉलिसी, कौन सा डिविडेंड पॉलिसी सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला, आर 15%, के ई 12%, हमने वॉल्टर मॉडल में गॉर्डन मॉडल में क्या सीख रखा है कि अगर मेरा रिटर्न ज़्यादा हुआ, मेरा केई कम हुआ, मैं ज़्यादा पैसे कमा पा रहा हूँ, मेरा कॉस्ट कम है, तो मैं डिविडेंड क्यों दूंगा भला? मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, मैं पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगाऊंगा, मेरे को उसमें रिटर्न ज़्यादा कमा पा रहा हूँ, मेरा कॉस्ट कम है। अगर मैं डिविडेंड देना चालू कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर अर्निंग्स घटता चला जाएगा, विच इज़ नेवर अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। कंपनी को अर्निंग कम करना चाहता है क्या भला? नहीं। तो मेरे लिए यहीं पर ही समझ में आ गया कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑप्शन। वाई? बिकॉज वहां पे मेरा डिविडेंड 0 है, बिकॉज पे आउट वहां 0 है, एंड बिकॉज पे आउट वहां 0 है तो मेरा वहां पे प्राइस ऑफ द शेयर सबसे ज्यादा हाई है। देख लो ना, खुद देख लो, प्राइस ऑफ द शेयर सबसे ज्यादा हाई किस में है? प्राइस ऑफ द शेयर इज हाईएस्ट इन द थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज सुटेबल। वाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट इज आर इज मोर देन के ई देयर, सेकेंडली द प्राइस इज हायर, ऑब्वियसली वो हायर होगा बिकॉज आर ज्यादा है, ठीक है। डन है क्वेश्चन? हाँ सर आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन 1B। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन को नया पेज से स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम स्टार्टिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम अ न्यू पेज, तो प्लीज आप लोग भी वो करिए ना। एग्जामिनर में आप एग्जाम फॉर्म का फीस पे करते हो ना, हाँ कि ना बोलो? एग्जाम फॉर्म की फीस पे कर रहे हो ना, तो एग्जाम में कोई पेज की कटौती है? मैं बताऊं, आप जितना भी मन चाहे दिल खोल के लिख दोगे ना, तो भी आप पूरा वो बुकलेट को यूज नहीं कर पाओगे। सीए फाइनल तक भी ना, मैंने आज तक कोई बुकलेट एग्जॉस्ट नहीं किया, पूरा पेजेस उसमें भी बचते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल पे आपका कभी बुकलेट खत्म भी नहीं होगा, तो क्यों पेजेस बचाना, किसके लिए बचाना, कोई फायदा नहीं है।
ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन 1B मतलब कोई भी नया क्वेश्चन एग्जाम में आपको नया पेज से ही स्टार्ट करना है, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। वीडियो जब भी पसंद आए, अभी तक पसंद आया, एक फटाफट से लाइक, मेरी मेहनत दिख रही है तो भी एक लाइक और एक शेयर कर देना अपने दोस्तों के संग कि हाँ एक MTP का बढ़िया वीडियो आ गया है, एक बार आप लोग भी फटाफट चेकआउट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 1B क्या बोलता है, क्वेश्चन 1B क्या बोलता है, फटाफट क्विकली नीचे देख लिया। रेशियो का क्वेश्चन देखते ही मुझे तो मजा आ जाता है रेशियो में। रेशियो क्वेश्चन में हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं फिर बोलूंगा, इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट। आपको ट्रीट करना उसका एक ट्रेजर हंट जैसे कि क्लूज दिए हैं कुछ कुछ, जितना द क्लूज, और आपका ट्रेजर क्या है, ये आपका 4 ऑप्शन को फाइंड आउट करना है, इज द ट्रेजर, ठीक है ना। तो आपका ट्रेजर हंट है, क्लू 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 यूज करते जाना है, पहलू 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 हमको सॉल्व करते जाना है, पार्ट बाय पार्ट पार्ट बाय पार्ट, जहां समझ में आए, जो वाला क्लू समझ में आ जाए वहीं से स्टार्ट करो। मैं बताऊं आपको, मैंने क्वेश्चन रीड भी नहीं किया, मैं आपने देखा ना, मैंने अभी तक रीड भी नहीं किया। पता है इस टाइप के क्वेश्चन इतने सॉल्व कर लिए ना कि ये पता है कैसे सॉल्व होगा। करंट रेशियो दिख रहा है मुझे, क्वेश्चन में बोला क्या था फटाफट बस मैंने देख लिया, क्विक रेशियो, बाकी भूल जाओ, क्विक रेशियो बोला, ठीक है। करंट रेशियो मुझे दिख रहा है, मुझे और क्या दिख रहा है, मुझे वर्किंग कैपिटल दिख रहा है। सर आप क्वेश्चन रीड करो, आप सॉल्व करा तो ईजी लग रहा है, ईजी लग रहा है, मैंने कुछ किया, मैंने सिर्फ हाईलाइट 2 चीज को किया, आपको समझ में आ गया अप्रोच क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना आपको समझ में आ गया। यही चीज है, क्वेश्चन ढंग से रीड करो, अपने आप पे भरोसा रखो कि यस आई कैन डू इट। मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मैंने ट्यूशन्स लगाए हैं, मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने अगर जस्टिस दिया है तो मेरा एग्जाम में भी बनेगा क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेगा भला। एग्जाम कोई अलग नहीं है ना, वही क्वेश्चन पेपर, वही घोड़ा वही मैदान। जैसे अगर क्रिकेट में अपने बोलते हैं ना वर्ल्ड कप फाइनल इज अ बिग गेम, अल्टीमेटली इट्स जस्ट अनदर गेम, वही बोलते हैं ना, वैसे ही मोटिवेट किया जाता है प्लेयर्स को कि इट्स अल्टीमेटली जस्ट अनदर गेम, वैसे ही ट्रीट करिए आपको, तब आप अच्छा खेल पाओगे। वैसे ही एग्जाम में इट्स जस्ट अनदर पेपर, वैसे ही ट्रीट करना है। मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने सॉल्व किए हैं या और भी कहीं से पेपर सॉल्व किए हैं तो इट्स जस्ट अनदर पेपर, वैसा माइंडसेट से जाइए तो आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। चलो ज्ञान की बात हो गई, सर काम की बात करो। अब आओ, वर्किंग नोट से स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया CA CL, मैं रीड नहीं कर रहा, इसमें कोई रीड करने का नहीं है, ठीक है ना। क्लू 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 लेके ना सॉल्व करते चलना है, खुद से करोगे तो मजा आता है इस क्वेश्चन में। करंट एसेट्स का रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, CA माइनस CL दिया हुआ है, तो अब मैं निकाल दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन से, CA आ गया 25 लाख, CL आ गया 10 लाख, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में एक पार्ट में दिक्कत आएगा प्रोप्राइटरी फंड कैलकुलेशन वाला, जो कि रिजर्व्स वाला है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बाकी फटाफट जाएंगे थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स एंड सेल्स, टोटल एसेट्स कैसे आएगा, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स मैंने निकाला ऊपर से, अभी ऊपर से मैंने निकाला करंट एसेट्स, तो मेरा आ गया टोटल एसेट्स 55 लाख, इजी है। टोटल एसेट टर्नओवर दिया हुआ था, अब देख लो फटाफट क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर आप कहाँ से यूज कर रहे हो फिगर्स, देख लो फिक्स एसेट्स दिया हुआ था पहला चीज, सेकंड अभी सेकंड टोटल एसेट्स टर्नओवर दिया हुआ है 2 टाइम्स द टोटल एसेट टर्नओवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरे साल में, मेरे पूरे ऑपरेटिंग साइकिल में, मेरे पूरे 365 डेज में 2 बार एसेट का टर्नओवर हो रहा है, 2 बार एसेट पूरा घूम रहा है मेरा, ठीक है। सेल्स बाय टोटल एसेट्स दिया हुआ है, सेल्स बाय टोटल एसेट्स दिया हुआ है, कितना 2, कितना 2 टाइम्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो सेल्स कितना आया मेरा, टोटल एसेट्स मैंने निकाल लिया था, तो सेल्स कितना आया मेरा, सॉरी टोटल एसेट्स मैंने यहाँ निकाल लिया था, तो सेल्स आया 55 लाख इंटू 2 विच इज 1 करोड़ 10 लाख, डन। अब मैंने को निकालना COGS, अब मैंने निकाला नेक्स्ट COGS निकालने के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हो, फटाफट क्वेश्चन में देख लो, फटाफट क्वेश्चन में देख लो। COGS निकालने के लिए क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो, टर्नओवर रेशियो आपको यूज़ करना पड़ेगा, COGS बाय इन्वेंट्री वाला। अब एक चीज़ आपने ध्यान दिया यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक दे दिया था, मतलब आपको एवरेज इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला में जाके सॉल्व करना है, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो को देखो कैसे किया मैंने, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट किया 25% ऑफ सेल्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ऑफ सेल्स, तो मेरे को सेल्स पता चल गया था, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स आ गया, तो मेरा COGS आ गया, COGS इज नथिंग बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, अपने को पता है क्लास 11 से भी। कुछ नई चीज बता रहा हूँ, बताओ कोई नई चीज कर रहे नहीं, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेला है, ऐसे बनता है सब क्वेश्चन। उसके बाद अब इन्वेंट्री निकाल लो फटाफट से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाला, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है फॉर्मूला, आप निकाल लो। COGS ऊपर निकाला हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में। एक चीज देख लो प्रेजेंटेशन के लिए, बस वर्किंग नोट्स हेडिंग देके 1 2 करके प्रॉपरली लिख देना एग्जाम में, और फिर आपको रेफरेंसिंग करना हो एग्जाम में फाइनल सोल्यूशन का मे बी, तो वो भी आप कर पाओगे। अब आपको दे दिया COGS, यहाँ पे आ गया एवरेज इन्वेंट्री का, मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ था, दिखाया था मैंने आपको, तो अब आपका एवरेज इन्वेंट्री आ गया इससे,
16,50,000। ओपनिंग इन्वेंट्री नाउ इज गिवन 16 lakhs, तो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया 17 lakhs। यहाँ तक भी हो गया, 17 lakhs आ गया मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री, मेरा क्वेश्चन में इन्वेंट्री का नंबर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद रेशियोज निकालना इज इजी। क्विक रेशियो वगैरह कैसे निकालोगे? क्विक रेशियो के लिए इन्वेंट्री निकाला हमने, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो आपका क्विक रेशियो अब आ गया, समझ में आ गया। अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। क्या बोलता है? कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व्स ऑफ सरप्लस एंड प्रोप्राइटरी फंड का कैलकुलेशन है ये, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 18 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 6 lakhs, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नहीं निकाला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई। ए 1,80,000 इंटू 10 18 lakhs, 60,000 इंटू 10 6 lakhs दिया हुआ है क्वेश्चन में। डेट टू इक्विटी रेशियो 1:2 दिया हुआ है भाई, सब का सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ मिलेगा। ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1:2 दिया हुआ है। टोटल लायबिलिटीज क्या होता है? टोटल लायबिलिटीज इज व्हाट? अब अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1:2 है तो इक्विटी इज 2 times ऑफ डेट। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1:2, तो मेरा क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो मेरा इक्विटी इज इक्वल टू 2 times ऑफ डेट। इजी है। अब अगर करंट लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं अपने? करंट लायबिलिटीज प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज पता है मुझे, तो टोटल लायबिलिटीज क्या हुआ? करंट लायबिलिटीज प्लस अब जो बाकी तीन चीज, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज सेम है, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज सेम है, तो टोटल लायबिलिटीज पता है, करंट लायबिलिटीज पता है। अब इधर आ जाओ, इधर में मुझे प्रेफरेंस पता है। अब डेट और इक्विटी में बात करो, इक्विटी अगेन, इक्विटी मींस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बच्चा मिस्टेक कहां करेगा मैं बताता हूं। ये 18 लाख पे ना इसी पे फॉर्मूला लगाएगा कि 1:2, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 1:2, इक्विटी इज 2 times ऑफ डेट, और इक्विटी 18 लाख तो डेट हो गया 9 lakhs। यहीं पर ही भूल हो जाएगा। डेट इज नॉट 9 lakhs इन दिस क्वेश्चन, डेट इज 13 lakhs, बिकॉज आपको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एकदम करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इक्विटी आ गया 2 times ऑफ डेट, मतलब इक्विटी प्लस 1 खुद का डेट प्लस प्रेफरेंस प्लस करंट लायबिलिटीज इज टोटल लायबिलिटीज, तो आप करोगे डेट, आंसर आ गया 13 lakhs ऑफ डेट। अब डेट आ गया तो मैं टोटल इक्विटी आ गया 26 lakhs, 26 lakhs इज द टोटल इक्विटी। प्रोप्राइटरी कैपिटल क्या होता है? टोटल इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो मेरा आ गया 32 lakhs का प्रोप्राइटरी फंड। डन है क्या? यहीं पर ही है, मुझे मालूम है स्टूडेंट्स का मिस्टेक हुआ होगा, 35 लाख या 36 लाख आ गया होगा अगर उन्होंने डेट का फिगर गलत ले लिया होगा तो। दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, समझ में आया? अब कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन खत्म है, अब तो बस क्वेश्चन में सॉल्व कर दो। आफेश निकाल लिया, आफेश निकालना आपको आता है, आफेश निकालना आपको आता है, फटाफट से पैट बाय टोटल एसेट्स किया, आफेश निकाल लिया। आफेश इज नथिंग बट पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये आपको मालूम है। आफेश मतलब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स का शॉर्ट फॉर्म में आफेश प्यार से बुलाता हूँ, ठीक है। अब ये आप चारों क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे मालूम है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है एंड सॉल्व करना है। सर हमें एग्जाम में फॉर्मूला लिखने हैं क्या? मैं बताऊँ, येस लिखने हैं आपको फॉर्मूले। मैं बताऊँ येस आपको फॉर्मूले लिखने हैं, आपको प्रेजेंट अच्छा से करके आना अपना सॉल्यूशन। एग्जामिनर को फील होना चाहिए कि येस ये बंदा को आता है, आपको बोलना होगा, कन्विंस करना होगा उसको कि भाई मुझे आता है, मुझे नंबर तो दे। इट्स लाइक अ गेम, यू हैव टू प्ले विथ हिम। इट्स लाइक अ गेम, यू हैव टू प्ले विथ हिम कि भाई मुझे आता है तो मुझे नंबर दे, मैंने लिख के आया है, मुझे पास कर, मुझे सेफ एनालिस्ट बना। तो आपको अच्छे से प्रेजेंटेशन करना है। सब मैं अलग अलग पेन यूज करूँगा एग्जाम में? नहीं भैया नहीं, ये मैं तो आपको अभी लेजिबिलिटी इंप्रूव हो, आपको पढ़ाई में सुविधा हो, तो मैं इतना कलरफुल बना रहा हूँ। एग्जाम में आप ब्लू ब्लैक जो पेन यूज करो उसी से पूरा पेपर करके आना, अलग अलग पेन करके ड्राइंग बना के डिजाइनिंग नहीं करना, मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना है, सीए बनना है, ठीक है ना। तो क्विक रेशियो का आप फॉर्मूला पुट किया मैंने, सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, सीधा आ गया। कहाँ से आया आपको मालूम है? वर्किंग नोट से आएंगे सारे नंबर्स। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, अगेन सारे चीज़ आपके आ गए, मुझे मालूम है टर्नओवर कहाँ है, फिक्स एसेट्स क्या है। प्रोप्राइटरी का मैंने निकाला अभी जस्ट, टोटल एसेट्स मालूम है। अर्निंग्स पर शेयर निकालना था इसलिए मैंने यहाँ पे आफेश निकाला बस। आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो 7,65,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ दिया हुआ है? देखो ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डन, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 1C में आ जाइए, क्वेश्चन 1C में आ जाइए फटाफट से। एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन 1C इज ऑल्सो पेटेंटेड क्वेश्चन ऑफ आईसी, एकदम बराबर बराबर पूछता रहता है, इजी क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अबाउट द नेट ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ पीरियड निकालना है और फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है, एकदम ईजी क्वेश्चन। ईजी है, क्या बोल रहा है देखो, अगेन इतना सारा ज्ञान दिया हुआ, कोई काम है इतने ज्ञान का? कोई काम ही नहीं है। जहां नंबर है वहीं पर ही आओ सीधा। रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल्स, पेबल, सारे फिगर्स यहाँ दिए हुए हैं फॉर 25 एंड 24। एक चीज ध्यान देना,
कौन सा 25 है, कौन सा करंट ईयर है, कौन सा प्रीवियस ईयर है, उस नंबर पे उस चीज पे ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना कि मिसमैच कर दिया, इधर उधर कर दिया। समझ रखिए, ये सब चीज पे प्लीज एकदम बेसिक से बताना जरूरी है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ध्यान रखिएगा। आ जाओ, रॉ मटेरियल कितना है हमारा, बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च 25 को इतना था, 24 को इतना था, मतलब करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। वह WIP का फिगर दिया हुआ है, फिनिश गुड्स रिसीवेबल्स पेबल सारे का करंट ईयर का फिगर है, प्रीवियस ईयर का फिगर्स दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है। एडिशनल डिटेल्स दिए हुए हैं आपको, एनुअल परचेज, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये सब सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। आपको निकालना क्या है, 10% कंटिजेंसी रिजर्व रख के 365 डेज मानना। आजकल इंस्टीट्यूट काफ़ी सुधर गया है, आपके क्वेश्चंस में ना दे देता है 365 360 दे देता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपको निकालना है नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना है, फटाफट से, इजी क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे आएगा सर, एनुअल परचेज रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट दिया हुआ है, एवरेज रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है, आप एवरेज रॉ मटेरियल करोगे, डिवाइड करोगे एनुअल परचेज रॉ मटेरियल से, उससे आपको मिल जाएगा। कंजम्पशन से करोगे, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से करोगे तो मिल जाएगा। परचेज से करोगे फॉर क्रेडिटर्स, और कंजम्पशन यूज करते हैं हम फॉर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के लिए टर्नओवर रेशियो क्या है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ? मैंने आपके लिए ना ये वाला पहले वाला पार्ट जो है रॉ मटेरियल वाला ना, उसको 2 स्टेप में सॉल्व किया है। मैं बोल रहा हूँ मैंने पहले रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालूंगा, मैं रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालूंगा, विच इज व्हाट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अपने क्या निकालते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, वैसे ही रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो क्या हुआ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे आएगा देख लो, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग पे प्लीज 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 ध्यान रखना। परचेजेस का अमाउंट दिया हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कंजम्पशन आ गया, तो कंजम्पशन आएगा 4940 लैक्स, और आपको आप पुट करना है रॉ मटेरियल टर्नओवर निकालना है 4940 लैक्स ऊपर में डिवाइड बाय एवरेज रॉ मटेरियल, तो आ गया 6.91 इज द टर्नओवर रेशियो, मतलब 6.91 टाइम्स रॉ मटेरियल पूरे साल में घूम रहा है। रॉ मटेरियल बनाया हटा, बना हटा, बना हटा, तो 7 बार 6.91 टाइम्स हो रहा है पूरे साल में, ठीक है। अब आपको निकालना है RM स्टोरेज पीरियड, वर्किंग कैपिटल डेज निकालना है, तो आपको निकालना होगा डेज में स्टोरेज पीरियड निकालना होगा, तो दैट इज 365 डिवाइडेड बाय एनी टर्नओवर रेशियो, तो दिस इज द टर्नओवर रेशियो, आ गया 53 डेज। क्लोजिंग राउंडिंग ऑफ करना, हमेशा एग्जाम में राउंडिंग ऑफ करना डेज को कंप्लीटली, ठीक है ना, डेसिमल्स में सॉल्व करके नहीं आना है, एक दिन का फर्क आ जाएगा हो सकता है अल्टीमेट आंसर में, फिर डेसिमल में मत करना, क्लोज राउंडिंग ऑफ करना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सर अपवर्ड राउंडिंग ऑफ करना, मान लो 26.2 डेज आता तो 27 डेज मत करना, उसको 26 डेज कर देना, समझ गया, हमेशा राउंडिंग ऑफ करना क्लोजेस्ट। नेक्स्ट, अब आप समझे मैंने 2 स्टेप क्यों किया, मैंने यहाँ पे आपके लिए टर्नओवर निकाला एंड देन आपके लिए RM स्टोरेज पीरियड निकाला, rather than this R should come here and this should be the symbol R। क्यों सर? क्योंकि नीचे ना मैं फॉर्मूला इसी को यूज करूंगा, इसी को रेफर करूंगा, ठीक है। अब आ जाओ WIP कन्वर्जन पीरियड पे। WIP कन्वर्जन पीरियड कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। मैंने ना ये अब प्रोसेस चेंज कर दिया, यहाँ पे निकाल के उसको डिवाइड ही अगर करना है ना, अरे यहाँ निकाल के डिवाइड ही तो किया मैंने, तो इसको ही मैंने 1/2 कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, समझ में आया आपको। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365 गिव्स मी WIP कन्वर्जन पीरियड। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि WIP कन्वर्जन पीरियड बोलता है क्या। अगर नहीं समझ में आएगा क्विकली वापस सुनो। WIP कन्वर्जन पीरियड क्या बोल रहा है कि मेरा कितना स्टॉक ऑफ WIP है, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP कितना है, और मेरा नीचे एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको मैं इंटू कर दूंगा 365, बिकॉज मेरे को डेज में निकालना आंसर। स्टॉक ऑफ WIP डिवाइड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे को एक दिन का आएगा, इनको 365 करूंगा पूरे साल भर का निकालने के लिए, पूरे साल भर का निकालने के लिए, तो उसको कैलकुलेशन करोगे तो आएगा आपका कितना, 35 डेज। एकदम क्लियर है आपको। आपको पीरियड निकालना आना चाहिए, पीरियड निकालना आना चाहिए। पीरियड के निकालने के लिए टर्नओवर रेशियो निकालना आना चाहिए सबसे पहले। टर्नओवर रेशियो अगर आपको किसी का भी पता है तो डेटर डेज, कलेक्शन डेज, स्टोरेज पीरियड, लैग इन पेमेंट, अगर ऐसा कोई भी डेज में आंसर निकालना हो तो जो नंबर ऑफ डेज है, मान लो एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन इन डेज बोला या वीक्स बोला, तो अगर डेज बोला तो 365 डिवाइड करोगे उसको आपका टर्नओवर रेशियो से, तो आपका आंसर आ जाएगा इन डेज, ठीक है।
समझ में आया? वो स्टेप बचाने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। वो एक स्टेप बचाने के लिए जो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप लिया ना, ये किए एंड देन ये वाला 2 स्टेप लगाया मैंने यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे बचा लिया, एक स्टेप में सॉल्व किया, आगे भी वही करूंगा। अब एफ जी स्टोरेज पीरियड आपको मालूम है, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड कर दिया मैंने उसका एनुअल सीओजीएस से। किसको किससे डिवाइड करना वो ध्यान रहना चाहिए बस। फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड को किससे डिवाइड करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड करेंगे। डेटर डेज तो सबको पता है क्रेडिट सेल से डिवाइड होगा, क्रेडिट डेज सबको पता है परचेज से डिवाइड होगा, तो वो सब आप कर लोगे। अब आगे आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स, तो उसको करोगे तो आएगा आंसर 147 डेज। जो इतना आपने सॉल्व किया ऊपर सबको नीचे आप लेके आओ, पुट करो, आंसर आ गया। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कैसे निकलेगा? 365 डिवाइड करोगे 147 से तो आ गया 2.48 टाइम्स। टाइम्स पे निकालना है तो डेसिमल पे करना है, इसको राउंड ऑफ मत करना। टाइम्स पे निकालना है तो डेसिमल में करना, डेज करना है तो राउंडिंग ऑफ होगा, ठीक है। लास्ट इज डब्ल्यूसी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या था देख लो एक बार। कैलकुलेट डब्ल्यूसी रिक्वायरमेंट यूजिंग 10% कंटिजेंसी रिजर्व, 10% का रिजर्व ऐड करके आपको डब्ल्यूसी रिक्वायरमेंट निकाल के देना। निकाल देंगे क्वेश्चन के लिए, इतना तो करेंगे ही। कैसे निकलेगा डब्ल्यूसी रिक्वायरमेंट? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा कितना है देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ कितना? 4225 लाख, 4225 लाख का दिया हुआ है। मैं नीचे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स डिवाइड करूंगा तो मेरे को आ जाएगा कितना? डब्ल्यूसी रिक्वायरमेंट। मैंने क्या बोला कि मेरा खर्चा कितना है, मेरा खर्चा कितना, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो मेरे वर्किंग कैपिटल से मैं जो खर्चा करता हूँ ना, ऑपरेशंस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल इज अबाउट शॉर्ट टर्म फंडिंग, वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज वर्किंग कैपिटल विच आई यूज for my daily operations, not for long term investments. I don't use working capital for long term investment commitments, no. तो मैंने यहाँ पे यूज करूंगा ऑपरेटिंग खर्चों के लिए। और मेरे को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कितना है, मेरा ऑपरेटिंग साइकिल्स कितना है? 2.48 ऑपरेटिंग साइकिल्स है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स, तो आपका आएगा 2.48। इसको मैंने यहाँ पुट किया, विच विल गिव मी 1703.63 लैक्स, इतना मेरे को चाहिए। अब रिजर्व ऐड करना था 10%, तो मैंने ऐड किया तो 1874 का 1874 लैक्स का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है डिवाइड कर दोगे किसको? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो 2.48 टाइम्स आया आपका, उसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ना पड़ेगा सर, कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन 2 में आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन 2 देख लो क्या बोल रहा है। सबसे पहले नीचे आया इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है, ईपीएस बोल रहा है, लेवरेज भी बोल रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन इज लेवरेज हैवी बट दिस इज अ मिक्सचर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है मिक्स करने का कोशिश किया, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया इंस्टीट्यूट ने। इसे देखो ना, 3 + 2 + 2 + 1 8 नंबर का क्वेश्चन बना दिया इसको, 2 चैप्टर से मिक्स करके एक क्वेश्चन। कोई दिक्कत है अपने को? नहीं दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना ईजी है। अब आप बोलोगे चलो भाई क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ये वाला, मैं आपको 1-2 चीज बताऊंगा इसमें। मैजेस्टिक लिमिटेड, a manufacturing company is evaluating its financial performance and considering an expansion plan. एक्सपेंशन का प्लान वो कर रहा है, एक्सपेंशन का वो प्लान कर रहा है और अपना वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर रहा है। फाइनेंस कंट्रोलर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द FY25, फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब FY24-25 के लिए ये सारी डिटेल्स उसने दी हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, देख लो। शेयर कैपिटल दे दिया, रिटेन अर्निंग्स दे दिया, 12% डिबेंचर दे दिया, EBIT 12% डिबेंचर दे दिया, एक बार ध्यान से देख लेना। EBIT दे दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5 लाख दे दिया। एक बार मेरे संग संग कर लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं देता तो कोई दिक्कत था? 4 1 4 बार 6 7 × 12% करोगे तो 5 लाख ही आपका आता है, 5 लाख ही आपका आता है। तो ये नहीं भी देता तो भी दिक्कत नहीं था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40%, टैक्स रेट 30%, ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज सारा दे दिया, वर्किंग कैपिटल भी दे दिया, करंट रेशियो भी दे दिया, फिक्स्ड टर्नओवर भी दे दिया। सेम चीज जो हमने यूज किया, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, इसको यूज करके CACL निकाल सकते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। CACL वगैरह निकाल सकते हैं अगर निकालना पड़ा अपने को, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है। नाउ अब यहाँ पे एक बार ध्यान से क्वेश्चन मेरे संग देखो। कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग एन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹25 लाख का एक्सपेंशन करने की इच्छा हो रही है बहुत जोर से उनको। इन 2026 अगला फाइनेंशियल ईयर का बात हो रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा दे दिया, खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फॉर ₹50 लाख द नेक्स्ट ईयर। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 55% ऑफ सेल्स दे दिया, थैंक यू। एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा 10 लाख, बिकॉज मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं तो हो सकता है नए प्लांट एंड मशीनरी लगे।
नया कोई खर्चा लगे, नया ऑफिस सेटअप करना पड़े, तो उसमें मेरे को एडिशनल 10 लाख का खर्चा लगेगा। कंपनी इज इवेल्युएटिंग 2 फाइनेंशियल ऑप्शन फॉर द एक्सपेंशन। क्या है 2 ऑप्शन, एक बार मेरे संग संग देख लो। 2 ऑप्शन है उसके पास, क्या 25 लाख उठाओ इशूइंग न्यू शेयर्स, 25 लाख उठाओ बाय इशूइंग न्यू डेट एट 12% इंटरेस्ट। 2 ऑप्शन है, रेज 25 लाख बाय शेयर्स और रेज 25 लाख बाय 12% इंटरेस्ट पे। जो इंटरेस्ट रेट था वो सेम रखा है, ठीक है, बस खत्म। अब कैलकुलेट करने बोला, क्या क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना 2025। ना स्टूडेंट्स का दिक्कत कहाँ पे आता है ना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है वो, सच बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम सच बता रहा हूँ। आप लोग ना क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन में आपको डाउट होता है सर ये इनकम स्टेटमेंट क्या मेरे को इसका भी बनाना है क्या सर, मुझे 25 लाख के साथ कंसिडर करके नया इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके कब इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि, और नया डेट का भी इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और जो प्रेजेंट पॉलिसी था उसका भी बनाना है, 3 इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं क्या सर? भैया क्वेश्चन में दे दिया है मेरे बच्चों, एक बार ध्यान से देखो आप लोगों, यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया 2025 का करना है, 2025 का देना करना है, तो 2025 का डेटा ये है, इसी के बेस पे बनेगा, नीचे से कोई मतलब नहीं है मेरे को। क्या दिया नहीं दिया भूल जाओ, अब नेक्स्ट पार्ट इस पेज में ही आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ने पे ही कला है, सारा क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आएगा। मैथ्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर ना क्वेश्चन में छुपा रहता है, हमेशा याद रखना। चलो अब मेरे संग संग देखो, सबसे पहले वर्किंग नोट बना लो, आ जाओ। अब डॉल दिया हुआ है, डॉल दिया हुआ है, देख लो मैंने कैसे अप्रोच लिया इसका। जैसे आपको अप्रोच ना आप लोग ले सकते हो, जैसे आपका इच्छा वैसे आप लोग अप्रोच ले सकते हो। डॉल दिया हुआ 2.5, डॉल दिया हुआ 2.5, वो मैंने पुट किया यहाँ पे। ईबीआईटी दिया हुआ है, ईबीआईटी दे दिया, डॉल दे दिया, ईबीआईटी दे दिया, और क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी होता है। अब मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल गया उससे, सो इजी। कोई डिफिकल्ट लगा प्लीज़ बताओ ना, डिफिकल्ट लगा तो प्लीज़ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट लगा तो दोबारा पूछना, आप लोग जो पार्ट में पढ़ाउट हुआ पूछना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दिया क्वेश्चन में आपके लिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्जिन वर्ड का मतलब क्या है? एनीथिंग ऑन मार्जिन, नेट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, कुछ भी चीज मार्जिन अगर वर्ड आ गया ना, मीन्स कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। नेट मार्जिन अगर दे दिया तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ग्रॉस मार्जिन दे दिया मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। मार्जिन मतलब ऑलवेज ऑन सेल्स, याद रहेगा? समझ में आ गया? यस। तो अब मेरे को मिल गया वहां पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मेरे को दे दिया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो मैं निकाल लूंगा सेल्स। 1,25,00,000 का मेरा सेल्स आ गया, यहाँ तक इजी है। यस। नेक्स्ट आ जाओ डीएफएल। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, डीएफएल दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, तो हमेशा डीएफएल को सॉल्व करने का तरीका ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और आप इससे इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, और इंटरेस्ट कहीं भी निकालते तो भी 5 लाख दिया हुआ था। तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए किया बस ये वाला चीज़, ताकि आपको इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में तो भी आ सकता है, और टैली भी हो गया आपका, क्वेश्चन का फ्लो टैली भी हो गया आपका, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज इजी है। करंट रेशियो दिया हुआ था, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था, अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे देखो, देख लो एक बार प्लीज। करंट रेशियो के लिए 20 लाख से 2 लाख, 20 लाख से 2 टाइम्स दिया हुआ है। सेम जो हमने रेशियो में सॉल्व किया उसी तरीके से मैंने CACL वापस निकाल लिया, बताऊंगा नहीं, सेम चीज़ है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया हुआ है। अब अगेन मेरे को सेल्स पता है, फिक्स्ड एसेट्स पता है, तो मैं फिक्स्ड एसेट्स निकाल सकता हूँ। 41 4 टाइम्स 6 7, 41,66,667 निकाल सकता हूँ, बिकॉज मुझे सेल्स पता है और 3 टाइम्स पता है, तो फिक्स्ड एसेट्स आ गया। सिंपल है। सेम चीज़ और रेशियोज में क्या, सेम लॉजिक, सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब पार्ट वन में अब मुझे बोला क्या, अब मुझे इनकम स्टेटमेंट निकालने बोला, सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता था, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ गया, ईबीआईटी दिया हुआ था, इंटरेस्ट 5 लाख क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो वर्किंग नोट से निकाल लो। तो ईबीटी आ गया। ईबीटी में अब मेरे को क्या करना है सर, ये भी रेड होगा, ये सर आपने इसको रेड क्यों नहीं किया, ये भी तो आंसर है, इसको भी रेड कर लो, दिस विल बी ऑल्सो रेड। यस, मैंने ट्राई किया आंसर्स को रेड रखने का, ठीक है। टैक्स 30% क्वेश्चन में दिया हुआ, पैट आ गया, ईपीएस आ गया 10.5 पर शेयर, डन। इनकम स्टेटमेंट डन। बैलेंस शीट इजी, शेयर कैपिटल दिया, रिटेन अर्निंग्स क्वेश्चन में दिया, डिबेंचर्स का फिगर भी क्वेश्चन में दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये तीनों चीज क्वेश्चन में गिवन है। चाहो तो यहाँ पे गिवन लिख सकते हो, तीनों के बगल में गिवन लिख सकते हो, आप लोग को लिखना हो तो। करंट लायबिलिटीज हमने निकाला CA/CL वर्किंग कैपिटल का यूज करके, तो वो हो गया। फिक्स एसेट मैंने आपको निकाल के दिखाया, करंट एसेट्स निकाल के दिखाया, तो मेरा टोटल बैलेंस शीट आ गया, तो मेरा पार्ट 1 डन। 3 नंबर था ना इसका, यस 3 नंबर के लिए इतना तो करोगे। दिस पार्ट इज डन। इनकम स्टेटमेंट निकालने बोला, निकाल दिया, बैलेंस शीट निकालने बोला, निकाल दिया, आगे बढ़ जाओ।
कंप्यूट द ईपीएस अंडर ईच फाइनेंसिंग ऑप्शन में मेरे को अब ईपीएस निकालने बोला अंडर द ईच फिनेंसिंग ऑप्शन। अब मेरे को बोल रहा है कि भैया दो दो ऑप्शन दिया है ना, अब तू उस पर काम कर, तू अब पहले वाला डेटा को भूल जा, अब तू आगे बढ़। तो ठीक है, अब आ गए नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट नया पेज से स्टार्ट किया मैंने, पार्ट 2 का हेडिंग देके। ठीक है, एग्जाम में चाहूँ ना आंसर टू पार्ट 2 करके अंडरलाइन करके भी स्टार्ट कर सकते हो, और बेहतर है। मेरी थोड़ी ये हैबिट हो गई है यहाँ पे ऐसे लिखने का, नहीं तो एग्जाम में ये अप्रोच और बढ़िया है और रेकमेंडेड है। हेडिंग इतना बड़ा करके ऐसे दो, उसके बाद आंसर्स लिखो, यू हैव टू मेक इट विजिबल। आप एक लाइन में 4 वर्ड लिखिए, 5 वर्ड लिखिए, आपको 8 वर्ड फिट करके एक लाइन बड़ा नहीं दिखाना है, कोई दरकार नहीं, आप 4 वर्ड ही लिखिए, क्लियरली एक्सप्लिसिटली मोटा करके अक्षर विजिबल रखिए अपना आंसर्स को। ठीक है, जितनी कम तकलीफ उसको होगी आपका चेकिंग में, उतना ज्यादा वो नंबर देगा, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। पर्टिकुलर्स ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। सेल्स 1,75,00,000। ओ माय गॉड, देखो सेल्स 1,75,00,000 कैसे आया। अब लिखा है सेल्स इंक्रीज होगा कितना, 50 लाख से। 50 लाख से सेल्स इंक्रीज होगा लिखा है, 1,25,00,000 हमने ऊपर निकाला ही था। 1,25,00,000 मैंने देखो इनकम स्टेटमेंट में यूज किया ना अभी, यहाँ पे इसको यूज किया ना, इसी पे 50 लाख ऐड कर दिया बस, तो सेल्स आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 9625 बताया था क्वेश्चन में क्या कि 55% का वेरिएबल कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, भी आप लोग कर लोगे। कंट्रीब्यूशन आ गया, अब फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया मैंने, 40 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दिया, वो भी हाउ 10 लाख का एडिशनल है, 30 लाख मैंने प्रीवियस इनकम स्टेटमेंट में निकाल के रखा था, तो 30 लाख प्लस 10 लाख विच इज माई 40 लाख, डन। ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ 5 लाख, और यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे आएगा, पहला पार्ट के लिए 5 लाख, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 25 लाख एडिशनल डेट इशू कर रहा है, और उस पर भी मेरे को क्या बोला भाई कि 12% का ब्याज देना पड़ेगा, तो 12% का ब्याज दूंगा मैं 25 लाख पर, और ये 5 लाख तो पहले का है, तो ये हो गया 8 लाख इन दिस केस। ठीक है, ईबीटी आ गया, टैक्स रेट 30% दिया, पैट आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में सेम रहेगा, क्योंकि 25 लाख रेज हो रहा है यूजिंग इक्विटी शेयर्स, तो 25 लाख रेज हो रहा है यूजिंग 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो 2.5 लाख प्लस पहले का 1 लाख, तो ये 3.5 लाख हो गया, ये 1 लाख ही रहा। ईपीएस आ गया, कर लोगे आप लोग। अब डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना आप लोग निकाल लोगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, इनकम स्टेटमेंट आपके सामने है, सबका डॉल डीएफएल डीसीएल निकालने बोला थर्ड पार्ट में, देख लो इजी क्वेश्चन हो गया ना ये। अब इजी क्वेश्चन लगा, अब रिकमेंड कर दो कौन सा बेस्ट है। रिकमेंडेशन कैसे करोगे, आपको जाना चाहिए ऑप्शन 2 डेट फाइनेंसिंग में, क्यों, बिकॉज देख लो ईपीएस कहाँ जाता है, ईपीएस 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 यहाँ पे 21.52, यहाँ पे 6.75। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ईपीएस वहाँ ज़्यादा है, आई अंडरस्टैंड, बट मेरा तो लेवरेज भी वहाँ ज़्यादा होगा ना। वेरी गुड पॉइंट, लेवरेज वहाँ ज़्यादा होगा इसलिए ईपीएस वहाँ ज़्यादा है, लेकिन लेवरेज कितना से बढ़ रहा है, देखो ना डॉल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा तो फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ा ना, मैंने बोरिंग ली है, 1.15 से 1.26 ही हुआ है, कोई 4 टाइम्स 5 टाइम्स कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिगर नहीं बन गया, वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बन गया, बहुत बड़ा लेवरेज नहीं आ रहा। डीसीएल देखो ना 2.33 से सिर्फ 2.56 हुआ है, तो इट्स अंडर अ मैनेजेबल लिमिट स्टिल नाउ आई कैन से, राइट। आपको अगर लेवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता तो आपका व्यू चेंज हो सकता था। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप डेट फाइनेंसिंग लीजिए, वाई, बिकॉज आपका ईपीएस यहाँ अच्छा आ रहा है, सेकेंडली ईपीएस अच्छा आ रहा है, साथ साथ यहाँ एंड दे देना, एंड अब इट हैज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज बट इट इज स्टिल मैनेजेबल। एक नंबर के लिए इससे बेसी दरकार नहीं है, बहुत है इतना लिखोगे तो। ठीक है, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का क्वेश्चन था, डायरेक्टली फ्रॉम बुक है तो उसमें माथा नहीं लगाएंगे। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके किताब से है, तो वो आप लोग किताब से चेकआउट कर लेना, चैप्टर नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में इतना दिक्कत नहीं है, प्लस थ्योरी भी है। सीधा आ जाओ आप लोग यहाँ पे, अ कंपनी इशूज, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3A। अब मेरे को इसमें बोला कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स निकालने यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, मतलब मेरे को बोल दिया कि भाई ये क्वेश्चन आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, भाई ये क्वेश्चन आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कर लेंगे अपने सॉल्व, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, कर लेंगे अपने सॉल्व। तैयार हो, खुद से ट्राई करना चाहते हो खुद से ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करना चाहते हो तो खुद से ट्राई कर लीजिए। चलो मैं भी पानी पिलाता था, खुद से ट्राई कर लो, एक बार खुद से देख लो। हाँ सर, डन है क्या,
कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो एक चीज़ ही इसका प्रिंसिपल है, कोई डिफरेंस है इसमें केडी निकालना है, कोई डिफरेंस है इसका सोल्यूशन में। एक डिफरेंस है कि जो रिडेम्पशन वैल्यू अपने लेते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू लेते थे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर निकालने के लिए, दैट इज हायर ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू जो है पहले का क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डेट का, और इक्विटी शेयर का कन्वर्जन करने के बाद जो वैल्यू आएगा, इनटू इक्विटी शेयर कन्वर्जन करने के बाद जो वैल्यू आएगा रिडेम्पशन का, और दैट विच एवर इज हायर, वही मेरा रिडेम्पशन वैल्यू है। दैट इज द ओनली चेंज इन दिस सोल्यूशन, वरना नॉर्मल केडी का क्वेश्चन है ये। केडी इज इक्वल्स टू जो अप्रोक्सीमेशन मेथड का बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाई एन डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, वो वाला ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम मैकेनिकली आपको एग्जाम में काम करना, फास्ट क्वेश्चन आया सॉल्व किया, क्वेश्चन आया सॉल्व किया, फॉर्मूला याद किया, एकदम वैसे। अभी अपने धीरे धीरे जा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, पढ़ रहे हैं आपके साथ। 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एट ₹100 ईच एट पार विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर्स का मैच्योरिटी है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स। क्या बोला, 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा ऑफ द कंपनी। द रिस्क फ्री रिटर्न इज 8%, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया, बीटा दे दिया, सीएपीएम का डिटेल्स दे दिया, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, आरएफ इज इक्वल्स टू केई इज इक्वल्स टू आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इनटू बीटा, उसका फॉर्मूला का सारा डिटेल दे दिया, तो आप केई निकाल लोगे। Company has paid dividend at ₹13.38 per share 5 years ago. It paid dividend ₹10 per share. Flotation cost 6% दे दिया। Flotation cost मतलब इशू करने पे जो खर्चे लगते हैं ना, अंडर राइटिंग का खर्चा हुआ, एडमिन खर्चा हुआ, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ, ऐसा कुछ खर्चे लगते हैं, दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई तू मुझे पार्ट भी, वो रुक जाओ, पार्ट भी तो प्रेफरेंस का तो बाद में पढ़ते हैं, प्रेफरेंस पे भूल जाओ, अभी सिर्फ पहला वाला पार्ट करो मेरे संग। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर निकालो। क्वेश्चन का ओनली ट्रिक इज आरवी निकालना, रिडम्पशन वैल्यू निकालना, बाकी सब तो इजी है। रिडम्पशन वैल्यू ओरिजिनली ₹100 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि प्रीमियम में रिडीम होगा, कुछ तो दिया हुआ नहीं है, एट पार में इशू का बात है बस, तो वो तो 100 है। अब इक्विटी शेयर कन्वर्जन के समय कैसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, वो सोचने की बात है। ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्ट इनटू 2 इक्विटी शेयर्स, ये ध्यान रखना, लास्ट का बात है लेकिन ध्यान रखना। अब आपको निकालना है इसमें प्राइस, आपको निकालना है प्राइस ऑफ द शेयर। प्राइस ऑफ द शेयर निकालोगे तो, और उसको फिर इंटू 2 करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब प्राइस कैसे निकालोगे, अब प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप केई निकाल लोगे, डिटेल दिया हुआ सीएपीएम का डिटेल से केई निकल सकता है, केई तक निकल गया अगर, तो अब उसके बाद गॉर्डन वाला फॉर्मूला में उसको पुट करोगे तो प्राइस आ सकता है, डी बाई केई माइनस जी वाला तरीका से। समझ में आया, आ जाओ देखो मेरे साथ, मेरे संग देखो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर में रिडेम्पशन वैल्यू इज हायर ऑफ, ये दोनों मैंने लिख दिया, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये लिखना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख देना अगर पॉसिबल हो तो। एज पर सीएपीएम फॉर्मूला तो ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ, सीधा इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, के निकल जाएगा। ग्रोथ रेट कैसे निकाला मैंने वो देख लो। ये क्वेश्चन में ना हल्का सा गलती किसी से होगा तो यहीं पर इस एरिया में होने वाला बस, वरना ये क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वापस मेरे संग पढ़ो प्लीज, ग्रोथ वाला एरिया पे फोकस करेंगे। कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹13.38 पर शेयर, उसने डिविडेंड दे दिया, ठीक है। 5 साल पहले वो पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर, 5 साल पहले उसने ₹10 का डिविडेंड दिया था, अब आज उसने 13.38 का डिविडेंड दे दिया, तो मेरा ग्रोथ निकल सकता है, मेरा D0 × 1 + G⁻n अरे सिंपल, जो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल, अगर आज मैंने दिया ₹100, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, 5 साल के लिए कंपाउंडिंग होगा तो क्या अमाउंट बनेगा, प्रिंसिपल × 1 + R⁻t इज इक्वल्स टू अमाउंट। वही चीज़ तो है कि अगर आज ₹10 का डिविडेंड था, यहाँ पे 13.38 हो गया, ये क्या रेट से ग्रो होगा फॉर 5 ईयर्स, ये ₹10 है, तो वही मैंने पुट किया, यहाँ पे 6% का ग्रोथ रेट आ गया, इजी। अब कोई बच्चा अगर बोलेगा सर ना ये (2⁵) जब इधर जाएगा तो (2⁵1/5 होगा, राइट, ये 5 है ना यहाँ पे, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये 1/5 का पावर बनेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते कैलकुलेटर में, मेरे किताब में मैंने इसका भी ट्रिक दिया है, बाकी आपको मालूम होना चाहिए, अभी नहीं भी मालूम है तो फटाफट सुन लो। अगर इसको क्वेश्चन को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ आपके संग, आप मेरे बात सुनते रहना, सॉल्व करते रहना, ठीक है। 13.38 डिवाइड करोगे आप 10 से, ये 10 इधर चला जाएगा भाई, इतना तो ठीक है, तो अब आएगा 1.338, यहाँ पे 1 + G⁻5 इज इक्वल्स टू 1.338,
अब ये 5 इधर चला गया, टू द पावर 1/5 बन गया। तो आपको करना है 12 बार रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स रूट किया, -1 किया, फिर डिवाइड किया 1/5 से, मतलब 1/5 जो है वो मतलब जो आया उसको इंटू किया 1/5 से। अब इंटू 1 करोगे कोई फायदा नहीं, तो सीधा मैंने डिवाइड किया 5 से, ठीक है। अब जो आया उस पर +1 किया, अब जो आया इंटू इक्वल टू करके 12 बार करना, ठीक है। बारह बार किया, -1 किया इंटू 100 विच विल गिव मी 5.996, 5.996, ठीक है। दैट मीन्स कि 6% इज द ग्रोथ रेट। समझ में आ गया होगा अभी तक। नाउ एज पर गॉर्डन मॉडल आपको ये फॉर्मूला है मालूम है, प्राइस आफ्टर 6 ईयर्स आपको निकालना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, क्वेश्चन बोल रहा है 6 साल बाद रिडेम्पशन होगा, ठीक है। ये 5 साल और 6 साल में कंफ्यूज मत होना, ये 5 ईयर्स का बात खत्म हो गया। अब अभी 5 ईयर्स भूल जाओ, बोल रहा 6 साल बाद। अब आज से 6 साल बाद रिडेम्पशन होगा, आज से 6 साल बाद रिडेम्पशन होगा, मतलब 13.38 इज D0, 6 साल बाद 1.06 टू द पावर 7। वाई सर? अरे भाई अपने D1 करते हैं तो यहाँ पे P0 आता है ना, तो ये D7 करेंगे तो P6 आएगा। P0 के लिए अपने यहाँ पे 1 करते थे, तो ये अब अपने को 6 करना है तो यहाँ 7 होगा, इसलिए 7 टाइम्स ज़्यादा पावर। ये पे एक एरिया जहाँ मिस्टेक हुआ होगा, सच सच बताना सर, हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ था, वो किया आपने, फिर डिवाइड किया अगेन आपने KE-G से, KE-G डिवाइड किया तो आपका आ गया P0 94.9 पर शेयर। डन है क्या? यस, आगे आ जाओ। अब रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगा? मैंने क्या बोला, एक डिबेंचर पे 2 शेयर दिया जा रहा है, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना हो गया 189.8, इसको इंटू 2 कर दिया मैंने, इसको इंटू 2 कर दिया बस। अब अपने को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में पुट किया, तो 17.59 इज माई कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। डन, पार्ट डन, आंसर आ गया, मैंने रेड से लिख दिया, मतलब आंसर आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है देख लो, YTM से निकालना है प्रेफरेंस शेयर्स, बस 5% प्रेफरेंस है, 100 है, एट प्रीमियम ऑफ 10 है, मतलब आज मेरे को 110 मिल रहा है, 100 का है मेरे को एट प्रीमियम में, मैं उसको इशू कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ लिखा इशूज, क्वेश्चन का हेडिंग में दिया कंपनी इशूज, कंपनी इशू करे, जैसे शेयर कैपिटल इशू करता है पैसा आता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करता है पैसा आता है, डिबेंचर इशू करते पैसा आता है, ठीक है। 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इशू किया, मतलब 100 का माल 110 में उसने इशू किया, तो 110 रुपये उसको आज आया। दिस शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट पार, 10 साल बाद रिडीमेबल एट पार में रिडीम हो जाएगा, 10 साल बाद ये एट पार में रिडीम हो जाएगा, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ द इशू अमाउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ द इशू अमाउंट, मतलब ये बस समझ लो, अगर किसी को डाउट होता है अभी भी, तो 100 का मेरा शेयर था इंटू 110% हुआ, हाँ सॉरी 100 का शेयर था इंटू 110% हुआ प्रीमियम का, फ्लोटेशन कॉस्ट का इंटू 95%। दिस इज व्हाट, दिस इज माई आज का प्राइस, दिस इज माई NP। समझ में आ गया? यस, देख लो। अभी आपको YTM से करना आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ईयर आ गया, कैश फ्लोज कैसे आया देख लो, 100 इंटू 110% इंटू 95%, तो ये आ गया 104.5, 104.5 आ गया। 1 से 10 में मेरे को 5 रुपया करके देना है प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में, देखो ना 5% करके देना है। आप साइन को अगर यहाँ नेगेटिव लेते तो यहाँ और यहाँ प्लस लेना पड़ता, मैंने लॉजिकली किया कि मैं 104.5 आज मुझे मिल रहा है, मैं इशू कर रहा हूँ, तो ये 5 करके मुझे देना है, इसलिए नेगेटिव है, और लास्ट में 100 रुपया देना है बिकॉज रिडीम एट पार दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने 3% पे हिट क्यों किया और 5% पे हिट क्यों किया, अगर बच्चे का डाउट आता है तो उसको भी मैं बता दूं। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ना 5% प्रेफरेंस शेयर्स, तो अब 10% से हिट करके कोई फायदा नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा, नेगेटिव में चले जाओगे, बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से करो तो आपका बड़ा अमाउंट आ जाएगा, सॉरी, मतलब अगर आप उल्टा करते कोई तो आपका वो अमाउंट छोटा आता, ठीक है ना। वो आप अगर साइन यहाँ पे चेंज करोगे तो ये रिजल्ट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो मैथमेटिक्स है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी काम की बात सुनो, क्वेश्चन में 5% का कूपन रेट दिया हुआ है, कूपन रेट नहीं बोलना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड रेट दिया हुआ है, तो आपका YTM ना 10-15% नहीं होगा, YTM भी आपको 5% के आसपास होवर करेगा, 4% से 6% के आसपास हो सकता है YTM का रेट भी, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई एक्सट्रीम डिस्काउंट में इशू हो गया, एक्सट्रीम प्रीमियम में रिडीम हो रहा है, ऐसा कुछ इक्वेशन हुआ तो बात थोड़ा अलग है, लेकिन तभी भी ना 5 का 10 नहीं जाएगा, डबल नहीं हो जाएगा YTM। YTM इज व्हाट, YTM इज बेसिकली द यील्ड व्हिच यू आर अल्टीमेटली जनरेटिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट।
इट्स नथिंग बट द IRR विच आर जनरेटिंग फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन म्यूचुअल फंड्स इन इक्विटी कहीं पर भी, तो बोलते हैं ना क्या IRR क्या जनरेट किया। मार्केट में सुनते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे अपने फादर को, भैया लोग को, दीदी लोग को, या अपने और सीनियर किसी को कि यार IRR क्या जनरेट कर रहा है तू। मतलब तूने आज अगर 100 रुपया निकाला तो मैं हो सकता है 10 रुपया लगाऊं, 20 रुपया निकालूं, ऐसा करता रहूं फॉर 5 ईयर्स। अल्टीमेटली मैं 100 पे जो चालू किया, मेरा IRR क्या मैंने बनाया 5 साल बाद जाके, वो मुझे निकालना है। दैट इज YTM और दैट इज IRR। समझ में आया कंसेप्ट? यस। तो मैंने 3% ले लिया, एक 5% ले लिया, ठीक है। अब देख लो 3% पे आपने इसको हिट किया, 3% पे। ईयर 0 पे आता है 1। आपको इसको लॉजिक कोई इसका पूछता है बहुत बार, तो 1 + 0.03 टू द पावर 0 है, बिकॉज ईयर 0 है, टू द पावर 0 है, तो मतलब क्या है 1/1 इज इक्वल्स टू 1। अगर कोई बच्चा अभी भी इसका लॉजिक पूछता है तो उसके लिए बस है। समझ में आया ये चीज़ कैसे आया? ये 1/1 किया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये PVAF कर दिया मैंने 8.53, PVAF कर दिया 1/1.03 को किया मैंने 10 बार, फिर GT दबाया अपना कैलकुलेटर से, तो ये आ गया 10th ईयर का, ये डिस्काउंट रेट है। PV आ गया, सेम फॉर 5th ईयर, ये आ गया। अब मेरे संग संग वापस YTM सीख लो, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना मेरे फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस तरीके से YTM का आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो विदाउट एनी रिमेंबरेंस ऑफ इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हाउ? जस्ट लुक एट हियर। 3% पे जब हिट किया तो मेरा PV आया -12.55। 3% पे हिट किया तो -12.55। 5% पे हिट किया तो 4.49। 5% पे हिट किया तो सॉरी 4.49 यहाँ पे दिख रहा। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सॉरी, मेरे को चाहिए 0। IRR क्या बोलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, दैट इज IRR। अब IRR क्या बोलता है? ये 0 होना चाहिए एट सर्टेन रेट, दैट इज द IRR रेट जिस पे ये 0 होगा। अब इस चीज से मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसे? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, 1 2 3 4 अगर लिखूं मैं, तो 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3 - 4 इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस। अरे इसका सिंपल मतलब ऐसे समझो, स्केल है और कुछ नहीं। जैसे 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स, 3 किलोमीटर इज 3000 मीटर्स, तो 2 किलोमीटर कितना होगा? सर दो तो पता अपने को 2000 मीटर होगा। वो आपको स्केल मालूम है तो आपने तुरंत बोल दिया, ठीक है। इसको ना ऐसे समझा देता हूँ क्विकली आपको, अगर किसी को जानना हो। इधर देखो क्विकली, अगर इधर आपने देखा 1 किलोमीटर है 1000 मीटर्स, 3 किलोमीटर है 3000 मीटर्स, 2 किलोमीटर कितना होगा? एक्स अगर लिखूँ मैं इसको, या आपको यहाँ पे एक्स चाहिए तो 2000 मीटर्स में वहाँ कितना किलोमीटर होगा? 2000 मीटर्स में कितना किलोमीटर होगा? उल्टा कर लो चलो। तो मैं बोला दिस माइनस दिस, तो मतलब 2000 - 1000 डिवाइडेड बाई x - 1 इज इक्वल्स टू, अगर नीचे से स्टार्ट करते हो ना, नीचे से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे भी नीचे से स्टार्ट करना, RHS में भी, ठीक है। 3000 - 1000 डिवाइडेड बाई 3 - 1, सिंपल। इसका x सॉल्व करो 2000 मीटर्स आएगा। हाँ सॉरी, x सॉल्व करो 2 आएगा, x सॉल्व करो 2 आएगा। दिस इज द आंसर। कैसे किया वापस देख लो। 1 किलोमीटर अगर 1000 मीटर है, कितना किलोमीटर 2000 मीटर होगा? अगर 3 किलोमीटर 3000 मीटर है तो। अब आपको स्केल पता है तो आप तुरंत बोल दोगे सर 2 किलोमीटर ही तो होगा आंसर, बट ये भी ना इंटरपोलेशन ही है और कुछ नहीं है। कर लिया आपने। अब इजी लगा होगा। हाँ अब इजी लगा सर, समझ में आई क्या बातें? सर रिवीजन आपको MTP में भी रिवीजन करा रहे, देखो और क्या चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे, वही लॉजिक। मैं बार बार ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आपका फॉर्मूला याद ही नहीं करना, और कभी गलती नहीं होगा इसमें एग्जाम में। फॉर्मूला के चक्कर में ना भूल कर जाओगे। इस तरीके से 3% लिखा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 5% लिखा, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू x में मेरे को 0 चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सेम सॉल्व किया, आंसर आ गया 4.473। डन। क्वेश्चन 3B1, दिस इज योर आई बिलीव लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ जाओ। उसके बाद आपको थ्योरी तो क्विकली कुछ नहीं है थ्योरी में खास, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का MCQ करेंगे अपने, ठीक है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, गुड क्वेश्चन।
द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनीज बिलोंगिंग द सेम रिस्क क्लास दे दिया। एमएम अप्रोच वगैरह दिख रहा है तो मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम दे दिया। नेट ऑपरेटिंग इनकम इज नथिंग बट ईबीआईटी, आप समझ लो। सिर्फ ईबीआईटी और नेट ऑपरेटिंग इनकम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर लो। ईबीआईटी और नेट ऑपरेटिंग इनकम में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस इज ओनली ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस डेप्रिसिएशन करते हो तो आपको ईबीआईटी आ जाता है। नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस डेप्रिसिएशन गिव्स यू ईबीआईटी, नथिंग एल्स। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड ईबीआईटी। याद रहेगा, हमेशा समझ में आ गया ये चीज़। तो आपको एग्जाम में ना यहाँ पे सिर्फ ना कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में नेट ऑपरेटिंग इनकम यूज करता है ज़्यादातर, बाकी सब जगह ईबीआईटी ही चलता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को इसको ईबीआईटी जैसे ही सोचना है। 12% डेट का यहाँ पे दे दिया, इसके पास कोई डेट नहीं है। ये क्या हो गया? अनलीवर्ड कंपनी। ये हो गया लीवर्ड कंपनी बिकॉज यहाँ पे लेवरेज है, डेट है। इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ दे दिया 19%। इजी लग रहा है। मार्केट वैल्यू निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है, अज्यूमिंग नो टैक्सेस, और सेम चीज वापस करना है अज्यूमिंग 40% टैक्सेस। 2 बार करना है। एक बार करना है कि भाई तो अज्यूम कर ले नो टैक्सेस, एमएम का पहला अप्रोच। सेकंड अप्रोच एमएम को कुछ साल बाद याद आता है कि ओ शिट, टैक्सेस लेना तो भूल ही गए अपने अपने फॉर्मूला में, उसको कुछ साल बाद याद आया, तो उसने बाद में जाके भी टैक्स इंक्लूड किया। तो 40% टैक्स के संग भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। मैं बताऊं क्यों? क्वेश्चन में आपको बस कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा याद होगा, तो आप डॉट्स कनेक्टेड करते चलोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, बस इसमें कुछ बेसिक हार्ड नहीं है। ए लिमिटेड हुआ, बी लिमिटेड हुआ, मेरे को निकालना है वैल्यू, मार्केट वैल्यू निकालना है ऑफ द लेवरेज्ड कंपनी। मैंने ना बी लिमिटेड से स्टार्ट करना है, इसको अनलीवर्ड से स्टार्ट करना। इसको स्टार्ट कहाँ से करोगे सर? अनलीवर्ड से स्टार्ट करोगे। देखो अनलिमिटेड का फॉर्मूला क्या है? EBIT इंटू 1 - T डिवाइड बाई KE। KE बोलूँ या KO बोलूँ, कोई अंतर है? अनलीवर्ड है, अगर लेवरेज ही नहीं है तो जो KE होगा वही KO होगा। KO मतलब क्या? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, W वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? तो 19/0.9 किया तो मेरा वैल्यू आ गया 1 करोड़ का, यहाँ पे वैल्यू आ गया, ठीक है ना। 1 करोड़ का अपना वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड कंपनी आ गया। सिंस देयर इज नो डेट, KE इज इक्वल टू KO इज इक्वल टू 19%। डन। कैपिटल स्ट्रक्चर याद करो, MM मॉडल याद करो। हमने क्या आपको सिखाया था? मेरा रिवीजन वीडियो प्लीज चेकआउट कर लेना अगर आपको अभी भी हल्का डाउट हो। मैंने आपको उसमें क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ द लीवर्ड कंपनी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड कंपनी प्लस द टैक्स बेनिफिट विच द लीवर्ड कंपनी गेट्स। दैट्स इट। रिस्क क्लास सेम है, क्वेश्चन में ऊपर दे दिया था, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू पे स्टार्ट करूंगा, मैं टैक्स बेनिफिट को ऐड करूंगा। टैक्स बेनिफिट का मतलब अगेन क्या हुआ सर? टैक्स बेनिफिट मतलब जो डेट है इनटू द टैक्स रेट, डेट इनटू द टैक्स रेट गिव्स अस द टैक्स बेनिफिट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में टैक्स रेट ही नहीं है तो ये 0 हो गया। अब अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों सेम हो गया, तो अगेन ये भी 1 करोड़ हो गया। समझ में आया? अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट और WACC निकाल लो फटाफट। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम 19 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ था, हाँ कि ना? दिखा दो वापस, देख लो 19 लाख दिया हुआ दोनों के लिए। इंटरेस्ट को लेस करना है 6,84,000, इसमें से लेस होगा बिकॉज इसमें 57 लाख इंटू 12%, इसमें तो कुछ है ही नहीं तो 0, तो इसलिए यहाँ 0। आफेश आ गया, मतलब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और कुछ है नहीं, प्रेफरेंस वगैरह है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट आफेश लिख दिया। टैक्स भी है नहीं, प्रेफरेंस भी है नहीं, तो डायरेक्ट आफेश आ गया। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द टोटल मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट वैल्यू अपने को मालूम है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अपने को मालूम है, तो अपना लीवर्ड कंपनी के लिए कितना आया सर? 43 लाख, विच इज 1 करोड़ माइनस 57 लाख। अनलीवर्ड कंपनी के लिए तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी ओनली, ठीक है। अब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालने भी बोला था, तो यहाँ तो भाई 19% ही रहेगा। यहाँ क्या होगा? आफेश पे अपने डिवाइड कर देंगे मार्केट वैल्यू। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालते हैं अपने? जो आफेश है, जो अर्निंग्स है, डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू, उसको डिवाइड कर दो। आफेश डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। हाँ, ऑफ इक्विटी मतलब 1 करोड़ से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड होगा 12,16,000 डिवाइडेड बाय 43 लाख। 12,16,000 डिवाइड बाय 43 लाख करोगे तो ये आंसर आएगा 28.28%। मैंने रेड से लिखा, मतलब क्वेश्चन में ये भी आपसे मांगा था, राइट? समझ में आ रही है? इजी है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अगर बोला है तो इक्विटी वाला आफेश, मतलब इक्विटी वाले को क्या मिलेगा? आफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी का मार्केट वैल्यू से करोगे ना। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट बोला है तो कोई और मार्केट वैल्यू तो नहीं लगाओगे नीचे, तो वही लॉजिक है, ठीक है।
WACC कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ डेट जो है इनटू डेट बाय टोटल मार्केट वैल्यू प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है इनटू इक्विटी डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू। वेटेड एवरेज कर रहे हो तो अगर डेट का जो वेट है, डेट का वेट कितना, अगर 20 रुपए का डेट है, 80 रुपए का इक्विटी है, तो 20% इज द डेट का वेट इनटू केडी प्लस 80% इज द इक्विटी का वेट इनटू केई, वही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पुट किया, सारा चीज आपके पास था। ये अगेन 19% ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो आपका आंसर आ गया, डन। लास्ट पार्ट है, इसको कंसिडरिंग द 40% टैक्स रेट, आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, बोल रहा है कि तेरी सारी बातें तो सही है भाई, अगर तो उसको 40% टैक्स रेट लेगा तो तू सॉल्व करके दिखा। ये तो खुद कर लोगे ना प्लीज। हाँ सर, अब मेरे संग संग देखो, चलो एकदम बदमाश बच्चे हैं ना, अब मेरे संग संग देखो। और 19 lakhs इंटू 1 माइनस ये किया, मैंने क्या किया, मैंने बोला EBIT जो होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो होता है, उससे मैं टैक्स हटा दूंगा, तो मेरे को आ जाएगा मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड विच इज द अनलीवर्ड कंपनी। अनलीवर्ड में डेट नहीं होता, टैक्स तो लग ही सकता है भाई, जो कमाया उस पर। तो अब जो टैक्स लगेगा उस पर वो हटाया मैंने, और मैंने डिवाइड कर दिया अपना इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 60 lakhs। मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड कैसे होगा, अगेन ये 60 lakhs, इस पे डेट बेनिफिट, सॉरी टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, जो एक मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू द टैक्स रेट। 57 लाख इज द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, अपने को मालूम है, 40% टैक्स रेट इनटू किया, उसको प्लस कर दिया, तो ये आ गया 82,80,000। बहुत लोगों का क्वेरी आएगा कि सर डेट पे टैक्स रेट कब से इनटू होने लगा, हम तो इंटरेस्ट पे करना सीखते थे, तो ये ना आपका परपेचुइटी का लॉजिक है। यहाँ पे A/I का जो लॉजिक लगता है ना, एनुअल कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट, समझ लो। तो A/I है ना, वो क्या बोल रहा है, क्विकली देख लो मेरे संग बस क्विकली, कि आपका अगर 50 लाख का डेट है मान लो, इस पे आपका 12% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर जो इंटरेस्ट आया उस पर मेरे को 40% का मान लो अगर टैक्स चाहिए, उस पर मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परपेचुइटी तक जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा इंटरेस्ट रेट से, विच इज अगेन 12%। ये कट गया, तो दिस इंटू दिस बचा, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डेट इंटू टैक्स रेट, ठीक है। अगर किसी को डाउट हुआ तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे आओ, कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड WACC निकालना है सेम तरीका से। अगेन नेट ऑपरेटिंग इनकम से शुरू किया मैंने, इंटरेस्ट को लेस किया मैंने, PBT आ गया, अब मैंने लेस टैक्स किया पहले, फिर आफेश कैलकुलेट किया, ठीक है। पहले वाले पार्ट में टैक्स नहीं था, तो डायरेक्टली आफेश आ गया था। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पे तो 60 लाख ही रहेगा, यहाँ पे जो टोटल आया उससे डेट हटा दो, 57 लाख का डेट हटा दो, तो ये ए लिमिटेड के लिए आ गया। इक्विटी कैप रेट निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा, आफेश डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगेन, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो वापस 28.28% आ गया, ठीक है, चांस की बात थी। ये आ गया 19% अगेन। अब WACC आपको मालूम ही है कैसे निकालना है। WACC में हमेशा ध्यान रखना कि जो इंटरेस्ट रेट 12% आपने पहले पार्ट में लिया था, वो आपका KD बन गया था, बिकॉज कोई टैक्स नहीं था, वरना KD इज इंटरेस्ट रेट माइनस टैक्स, याद रहेगा ना, KD इज इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी करते हैं अपने, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो 0.072 आया कैसे, ये देखो, ये इस तरीके से आया, मैंने यहाँ पे आपके लिए KD निकाल दिया था, इंटू 57 जो मेरा वेट है, डिवाइड बाय टोटल 82.8, प्लस अब ये वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी के लिए 0.2828 इक्विटी का रेट, इंटू इक्विटी कितना है 25,80,000, डिवाइड बाय टोटल, ये आ गया 13.77, अगेन ये आ गया वापस 19%, क्योंकि यहाँ पे तो 100 रुपये का पूरा मेरा इक्विटी से ही मैं कर रहा हूँ। इसको रैदर आप लोग कर सकते हो 60/60, सॉरी 60/60 कर दो, हाँ 100 तो ऊपर अपना 100 यहाँ पे था, वाई बिकॉज दिस वॉज 1 करोड़, यहाँ पे 60 लाख है, तो यहाँ पे 60/60 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहेगा आंसर, ठीक है, 19% ही रहेगा। डन है, खत्म हुआ, यस डन हो गया सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हमारे, अब अपने आएंगे सीधा थ्योरी पे। क्वेश्चन नंबर 4, सर हम तो क्वेश्चन 4 एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, छोड़ दो, अब तो वीडियो बंद कर देते हैं। कौन कौन सा बच्चा ये सोच के वीडियो बंद करने वाला है, फटाफट बताओ, कौन कौन सा बच्चा वीडियो बंद करने वाला है, फटाफट से बताओ। ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनो, आपको नहीं पता
आपको नहीं पता कि आप कर पाओगे कि नहीं सारे क्वेश्चन एग्जाम में। स्पेशली मुझे मालूम है आपको दिक्कत सिर्फ होगा कैप बज के क्वेश्चन में और सेकेंडली वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन में, बाकी सारे चैप्टर्स मैनेजेबल रहेंगे आपके लिए। बट ये 2 चैप्टर का क्वेश्चन आपको एक ना एक बाउंसर दे सकता है इंस्टीट्यूट। अब अगर वो वैसा क्वेश्चन आ गया, वन ऑफ अ काइंड वाला क्वेश्चन आ गया जो नहीं देख के गया और नहीं बन सकता आपसे एग्जाम में, अगर तो फंस जाओगे। तो आपको ये थ्योरी आएगा फॉर योर रेस्क्यू, तो इसको लाइटली मत लो प्लीज़। पहला 2 चैप्टर इंस्टीट्यूट मटेरियल का है, वो आपको करना है अच्छे से, और बीच बीच का आपको मैंने अपने बुक में ही कवर कर दिया है थ्योरी। यस, थ्योरी भी मैंने अपने बुक में चैप्टर वाइज सारे कवर कर दिए। फर्स्ट 2 चैप्टर्स के लिए आपको आईसीआई रेफर करना है, आईसीआई मटेरियल, बिकॉज कंप्लीटली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके कोई सेंस नहीं था। लेकिन बाद में जो चैप्टर्स है उसके भी रेलेवेंट थ्योरी पोर्शंस मैंने अपने बुक में ट्राई किया एज मच एज पॉसिबल कवर करने का, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर करना, ठीक है। फटाफट थ्योरी डिस्कस करा देता हूँ, देखो चलो आ जाओ, इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। A finance executive of XYZ company claims that increasing the firm's current ratio by accumulating more inventory is a sound strategy for improving working capital efficiency। आप लोग बताओ कि बोल रहा है भाई ये काम करना, तो इन्वेंट्री बढ़ा ले, तो मेरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री अगर बढ़ा लेगा तो करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, करंट एसेट्स बढ़ जाएगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये कोई लॉजिक हुआ भला? ये कोई लॉजिक हुआ भला? कितने सारे प्रॉब्लम्स है इससे, कितने सारे इनएफिशिएंसीज आएंगे, आप समझो ना। आप इन्वेंट्री ऐसे स्टॉकिंग करोगे, अगर इन्वेंट्री को गोडाउन में भर भर के रखोगे तो गोडाउन में रखने का खर्चा लगेगा, स्टोरेज का कॉस्ट लगेगा। स्टोरेज का कॉस्ट आप कहाँ से दोगे? कैश से दोगे, कैश या बैंक से दोगे, तो कैश एंड बैंक घटेगा। इन्वेंट्री आप बढ़ा रहे हो तो अल्टीमेटली तो बात तो वही हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। पहला प्रॉब्लम ये, इन्वेंट्री पड़ा पड़ा ऑब्सोलीट हो सकता है, इन्वेंट्री पड़ा पड़ा खराब हो सकता है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो लेने का देना पड़ रहा है यहाँ पे तो लेने के देने पड़ रहे हैं। तो इतने सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे आपको इन्वेंट्री रख लोगे तो। आप अपने पास, आप इन्वेंट्री अपने पास रख लोगे तो बहुत सारा आपको प्रॉब्लम है, तो आपको इसलिए ये चीज़ में नहीं जाना। समझ में आई क्या? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी पे शॉर्ट नोट लिखना, लिख लोगे आप लोग? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी पे शॉर्ट नोट लिखना, इसमें कोई बहुत चैलेंज नहीं। आप एक बार ना इसका आईसीआई का आंसर रेफर कर लेना, ये आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं किताब में, मुझे जितना हाँ, ये आपको किताब में मिलेगा नहीं डायरेक्ट। आप इसका ये वाला आईसीआई आंसर रेफर करना है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, रेफर आईसीआई आंसर फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने तो। A company is looking to raise funds through an instrument that provides fixed periodic returns to the investor but does not grant voting rights. Interestingly, this instrument is considered to have characteristics of both equity and debt. बचा ही क्या, प्रेफरेंस वही होगा आंसर, खत्म। मतलब ये तो आंसर ही दे दिया, थैंक यू सो मच। इट रैंक्स अबव इक्विटी शेयर होल्डर्स बट बिलो द डेट, थैंक यू सो मच। अपने को पता है कि अगर लिक्विडेशन पे कंपनी गया तो सबसे पहले डेट को पैसा मिलेगा, देन प्रेफरेंस, देन इक्विटी। तो वही चीज़ है, अपना प्रेफरेंस का बात हो रहा है और ये क्यों करना है उसका है। विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट शुड द कंपनी यूज एंड वाई शुड द कंपनी यूज द प्रेफरेंस डिविडेंड? वाई? बिकॉज कोई ओनरशिप का झमेला नहीं है, फिक्स्ड पेमेंट करना है, मालिकाना हक जो होता है ना, ओनरशिप राइट, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत सारे फायदे हैं, तो आपको इसलिए प्रेफरेंस में जाना चाहिए। लास्ट, a firm is managing its finances and aims to ensure that it has, ये और है वैसे तो बट ठीक है, access funds for the long term. It evaluates various sources of equity, debt, retained earnings and also credit offered by suppliers. Right? Which of the above mentioned sources should be classified as short term source of finance and why? By mentioning its characteristics in brief. हमको बताओ एक चीज़, आप लोग क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विटी, डेट, रिटेन अर्निंग्स और क्रेडिट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स में से कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है? कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है? बताएंगे क्या आप लोग? बताएंगे क्या आप लोग? हाँ सर बताना तो है ही। कौन सा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इसमें से हुआ द क्रेडिट ऑफर्ड बाय सप्लायर्स, द ट्रेड क्रेडिट विच यू गेट इन द बिजनेस, दैट इज द शॉर्ट टर्म सोर्स, ठीक है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 30 टू 90 डेज के लिए होता है, इमीडिएट लिक्विडिटी आपको मिल जाती है, इससे आपको थोड़ा ब्रीदर मिल जाता है बिजनेस करते समय। ये सारे फायदे हैं आपके, ठीक है। डन है क्या? यस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करें फटाफट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट करें। एफएम अपना कंप्लीट हो गया गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना कंप्लीट हो गया गाइस। हमने एफएम का आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, नॉर्मल इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज सारे सॉल्व कराए, सारे समझाए, कंसेप्ट भी रिवाइज कराया, एग्जाम्पल भी दिया। एक बहुत ही अच्छा कंप्रिहेंसिव डिस्कशन रहा हमारा। अब अपने ना क्विकली 15 मिनट्स में रैप अप कर देंगे वीडियो।
एसएम स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक चीज़ एसएम में करने का दरकार नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से है, मैंने चेक किए हैं, तो आपका फटाफट वहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, आपके संग मैं केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज वो अच्छे से डिस्कस करा दूंगा, आपको वहाँ पे अच्छा होगा, हेल्प लगेगा। एसएम में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैं बार बार आपको बोलूँगा, कभी भी ना केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में केस स्टडी नहीं पढ़ने का दरकार पड़ता। मोस्ट ऑफ द केसेस आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, 5 में से 3 से 4 ऑप्शन बिना केस स्टडी पढ़े सॉल्व हो जाएगा। तो कोई टाइम पास नहीं करना, इसको पढ़ के क्वेश्चन पेपर घर लेके आना, लास्ट एग्जाम आराम से पढ़ते रहना घर में, ठीक है ना। अभी नहीं पढ़ना प्लीज़, अब तो आपके वैसे भी एमसीक्यू के पेपर मिलते हैं घर लाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। To evaluate how projects like City Square Mall and Metro Biz Institute are positioned relative to the competitors in the terms of market share and business focus, which tool would help Urbanscape make informed decisions? किसी को फील अगर हुआ ना किसी इसमें, तो केस स्टडी शायद देखना पड़ेगा। मैं बताऊं, एक बार वापस क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं मेरे संग संग, ये वापस मेरे संग संग हाईलाइट करते हुए पढ़ते हैं। इवेलुएट करना है कि हाउ प्रोजेक्ट्स कौन से, एक ये वाला प्रोजेक्ट है, एक ये वाला प्रोजेक्ट है, नाम से कोई मतलब नहीं है। आर पोजिशन रिलेटेड टू कंपिटिटर्स, पोजिशनिंग ऑफ कंपिटिटर्स, प्रोजेक्ट्स का पोजिशनिंग रिलेटेड टू द कंपिटिटर्स अपने कहाँ सीखते हैं, कहाँ पढ़ा है हमने, अब आपको हिंट मिल गया। कंपिटिटर्स के संग रिलेटिव टू द पोजिशन, वहां आपने कहाँ पे सीखा है, हमने कहाँ पढ़ा है। स्वॉट में क्या पढ़ा है क्या, कोई नहीं। स्वॉट तो अपना स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का बात करता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो ये है ही नहीं। पेस्टल हो सकता है क्या, ऐसा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ऐसा कुछ काम हो रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो आंसर इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड हाउ रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इंक्रीजिंग गोल्ड प्राइसेस आर इम्पैक्टिंग बायर बिहेवियर इन रियल एस्टेट, विच एनालिटिकल टूल शुड अर्बनस्केप यूज टू एसेस मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अडैप्ट इट्स स्ट्रेटेजी। मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर कहाँ मिलेगा सर, पेस्टल में मिलेगा। डन, केस स्टडी पढ़ा नहीं पढ़ा है, आगे आओ। अर्बनस्कैप इंट्रोड्यूस्ड एन एआई पावर्ड कुछ इंट्रोड्यूस किया भाई साहब, हाई लेवल वेबसाइट ऑफरिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज टू एंगेज टेक सेवी कस्टमर्स हु प्रेफर वर्चुअल इंटरैक्शंस, which strategic benefit is Urbanscape most likely to aiming to achieve through this technological investment? अब ना इसका ऑप्शन आप नहीं कर पाओगे बिना केस स्टडी देखे। इसमें ना आप कंप्लायंस विद गवर्नमेंट है क्या, या डिफरेंशिएशन ये है क्या, ये आपको समझ में आएगा केस स्टडी का वो पैराग्राफ से ही, बस पूरा भी नहीं पढ़ना। एआई पावर्ड वेबसाइट ढूंढना है बस, एआई पावर्ड वेबसाइट का जहाँ हेडिंग मिल गया मुझे, तो तुरंत ही मिल गया। देखो एआई पावर्ड जहाँ मिला उसके आसपास का पढ़ना है बस, पढ़ो मेरे संग, एआई पावर्ड के आसपास का पढ़ लो। अब अंडरलाइन कर देता हूँ। Offer virtual experiences of the projects. Prospective buyers can explore apartments, wander through the mall's corridors, or attend virtual classes at the MBA college, all from the comfort of their living rooms. Revolutionary platform, not only ये जो platform का बात हो रहा है ना, AI पावर उसी के लिए, not only increases the customer engagement but also generates significant word of mouth marketing. बस मेरा काम हो गया। Differentiation and enhanced customer products is the answer. कस्टमर के लिए था तो कस्टमर का जहाँ फायदा वही। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी कौन सा फ्रेमवर्क है, शेयर्ड वैल्यूज, ये इजी। इकोनॉमिक अजम्पशंस है, अजम्पशंस वर्ड इज सो डैम इंपॉर्टेंट, ध्यान दो प्लीज। आफ्टर रिसीविंग पुअर बुकिंग रिस्पॉन्सेज, Urbanscape reevaluated its economic assumptions and initiated lobbying efforts. This indicates use of which control type, कौन सा ऐसा, प्रेमाइज कंट्रोल। प्रेमाइज मतलब क्या, assumptions, तो assumptions का बात हो रहा है तो मेरा प्रेमाइज कंट्रोल होगा। डन, हमने हल्का सा केस स्टडी पढ़ा था बस, उसके बाद पढ़ने का दरकार नहीं पड़ा, अपना काम हो गया। वीडियो अगर अटका तो सॉरी, आई होप सो अभी क्लियर है। मैं वापस बोल देता हूँ, मैंने बोल रहा हूँ कि assumptions की बात अगर हो रही थी तो assumptions का हमारा प्रेमाइज कंट्रोल डील करता है, तो आंसर इज प्रेमाइज कंट्रोल। एंड इसके संग संग हमारा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू खत्म। अब इंडिपेंडेंट एमसीक्यू ऑफ एसएम में आ जाओ। स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स नोटिस चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, it invested R&D to develop such products. Months later, a new government regulation mandated energy efficiency, which it easily complied. बहुत बढ़िया बात है, वो प्रोएक्टिव था ना, वो उसके आने के पहले ही वो काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो रिएक्टिव भी था, प्रोएक्टिव भी था। देखो वो नोटिस किया कुछ पहले, उसने नोटिस किया कि चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस हो रहा है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, तो उसके बाद वो उस चीज में गया। तो दिस इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ।
Print Pro's laser printer division has stable revenue and it has high market share and it operates in a slow growing market. High market share but operates in a slow growing market. Cash cow. कैश काउ क्या है? मार्केट शेयर बहुत बड़ा. टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कैश काउ. व्हाई? बिकॉज इसका मार्केट शेयर बहुत मोटा है लेकिन ग्रोथ कम है. ग्रोथ कम हो रहा है. कोलगेट की कंपनी हुई, जैसे कोलगेट जो टूथब्रश वाली, मार्केट शेयर पूरा उसके पास है लेकिन ग्रोथ कम हो रहा है क्योंकि सब अब कोलगेट यूज कर रहे हैं, किसको और बेचना बाकी रह गया है. तो वो लॉजिक है. ठीक है, 5-6% का जो जीडीपी के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है ना कंट्री का, उतना ग्रोथ मिल रहा है कंपनी को. बस समझ में आ रही है आपको? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. टीसीएस की कुछ बात हो रही थी. हाँ, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. आज ही कल ही न्यूज़ आया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का 2% का जो ले ऑफ अनाउंस कर दिया कंपनी ने कि 2% वर्कफोर्स. वैसे टीसीएस ना, क्विकली 1 मिनट के लिए, हाँ, टीसीएस आपको पता है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन आर्मी, ये लोग के बाद पोस्ट ऑफिस, ये लोग के बाद टीसीएस ही चौथा नंबर एम्प्लॉयर है इंडिया का. 6 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज़ है उसके पास. और आज उसने अनाउंस किया कि 2%, मतलब 6 लाख का 2% अगर आप करोगे तो कितना होता है सर? 12,000 एम्प्लॉयज़ को वो ले ऑफ कर देंगे. इतना बड़ा डिसीजन कंपनी ने लिया है. अभी 2% एम्प्लॉयज़ के ले ऑफ का खबर से ही आज कंपनी का 2% का मार्केट शेयर प्राइस फॉल किया और उस पर मोटा मोटी 18,000 करोड़ का कंपनी का वेल्थ एलोकेशन हो. चलो वो सब बात छोड़ दो आप लोग. आओ अपने काम की बात ही करते हैं. Which of the following is a limitation of strategic management? Time consuming and complex. बात खत्म. डन. कंप्लीट हो गया. फुल मार्क्स आया होगा. एसएम का केस है, बेस एमसीक्यू में फुल मार्क्स लेके आना आप लोग को बेटा, याद रखना. चलो राजा आगे बढ़े अपने. 1A डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन फटाफट से छूमंतर करेंगे. देखो कैसे. एबीसी कॉर्पोरेशन, अ ग्लोबल टेक कंपनी है विच इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. उसका क्या खासियत है? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस. कंपनी का स्ट्रेटेजिक विजन emphasizes being at the forefront at the technological advancements and providing cutting edge solutions to the improve people lives and strong commitment to integrity and accountability in all operations. The mission is to create products that are user friendly, sustainable and contribute positively to society. Values can be derived by analyzing the vision and mission statements both on the scenario of what are the values of ABC Corporation. अब ये क्वेश्चन में ना आपको कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर है. पूरा पैराग्राफ को उठा के सेम का सेम लिख के आ जाओगे तो भी 2 नंबर मिल जाएगा. ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, यही अगर लिख के आ जाओगे ना सेम टू सेम तो ही 2 नंबर मिल जाएगा. इसमें क्या खुद से लिखोगे? क्वेश्चन में बोल रहा है इसके हिसाब से तुम इसी का वैल्यू बता, और वैल्यू में क्वेश्चन में दे रहा हूँ तुझे. आपको यही पिक करना है, पॉइंट्स को रिफ्रेश करके बस एग्जाम में लिख के आने हैं. बस समझ में आया आपको? इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, कटिंग एज सोल्यूशन देना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, इसे 3-4 पॉइंट मिल गया. इनोवेशन करना है, 5 पॉइंट मिल गया, 5 नंबर मिल जाएगा आपको. इसके बारे में थोड़ा सा बीट अबाउट द बुश बोल सकते हो अगर इसको, वो करके आपको इसी को रिफ्रेशिंग करके 1-2 लाइन लिख के आना है, आपका काम बन जाएगा. आईसीआर सोल्यूशन रीड कर लेना आप लोग. आईसीआर सोल्यूशन रीड कर लेना आप लोग, आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो. स्टेप्स इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटिव लैंडस्केप टू हेल्प द कंपनी बिल्ड अ सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए. पीवाईक्यू सितंबर 25 के लिए इंपॉर्टेंट है ये. मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आने का हाई चांस है इस बार. आपके एमटीपी में दे दिया, नहीं तो पक्का मुझे लग रहा था ये आएगा, बट चलो अब एमटीपी में दे दिया तो हो सकता है ना दे, बट फिर भी ये प्लीज 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 याद करके जाना अच्छा से. ठीक है. अब ये क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि आपको स्टेप्स दे दो मुझे तुम अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटिव लैंडस्केप. क्या क्या है बताओ तो. आइडेंटिफाई द कंपटीटर्स, पहला पॉइंट. सेकंड क्या था कि अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड द कंपटीशन. तीसरा है कि इवैल्यूएट देयर स्ट्रेंथ्स, देयर वीकनेस. और लास्ट है कि पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर. ये 5 पॉइंट लिखना है, एक एक लाइन आपको एक क्वेश्चन के हिसाब से अब उसके अंदर का लिखना है, आपका मार्क्स मिल जाएगा. नेक्स्ट. Identify and explain the type of corporate strategy adopted by the leadership of Zephyr Fit Private Limited in this situation. Zephyr Fit Private, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, sorry. Zephyr Fit Private Limited, a startup founded by 3 young business graduates, launched a fitness app offering diverse wellness content, including regional formats like Kerala Ayurveda, Punjabi workouts, local diet plans. Initially popular, the company later discovered that certain regional segments incurred high costs but had low user engagement. To improve profitability, the leadership sold the rights to underperforming content.
सोल्ड द राइट्स ऑफ अंडर परफॉर्मिंग कंटेंट, कुछ भी चीज को बेचना इन अ कंपनी इन आवर सिलेबस दैट कम्स अंडर द रूफ ऑफ डाइवर्समेंट स्ट्रैटेजी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। आइडेंटिफाई आपने किया, डाइवर्समेंट है। एक्सप्लेन क्या होता है डाइवर्समेंट, क्या बोलता है कि कंपनी अगर कोई भी अपना बिजनेस वर्टिकल स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट कुछ भी चीज़ को सेल ऑफ करती है, एसेट्स कुछ भी सेल ऑफ करती है टू रेज फाइनेंस फॉर इट्स टू गेन ऑक्सीजन इन द बिजनेस, तो दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्समेंट। ठीक है, समझ में आ गया क्यों डाइवर्समेंट करना पड़ता है, परसिस्टेंट कॉस्ट, लॉस मेकिंग होता है। अगर ये सब रीजंस अगर आपको याद हो, वो भी 2-3 रीजन साथ में लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एसएम। अब बेनिफिट्स ऑफ एसएम तो मैं क्या बोलूँ, आपको मुझसे बेहतर मालूम है। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ एसएम और लिमिटेशंस ऑफ एसएम में से एक आने के बाद बहुत हाई चांस है, तो दोनों अच्छे से करके जाना। बेनिफिट्स एमटीपी में दे दिया तो हो सकता है लिमिटेशंस आपको एग्जाम में दे दे फॉर योर सितंबर 25। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, बेनिफिट्स ऑफ एसएम में 5 पॉइंट आपको लिखना है 5 नंबर के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो 7 पॉइंट आपके बुक में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 कुछ भी ना, एकदम बढ़िया से याद करके जाना। ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मालूम है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस का स्टेप्स इन्वॉल्व बता दो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस करना है तो उसका क्या स्टेप्स है वो बता दो। एक्सप्लेन द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लोगे। की नोट ऑन द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या है, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था। याद रखना इसको ऐसे कि आईपीसीसी, आईपीसीसी की तरह से याद रखना, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स एंड चैनल्स। आईपीसीसी का एग्जाम है ये आपका, तो आईपीसीसी के एग्जाम में आपको की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स तो मालूम होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, एकदम पेटेंटेड क्वेश्चन है, ऐसा मजा आ जाना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको कि भाई 5-5 नंबर ऐसे मिलेंगे। अब क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, एक है आपका लॉन्ग टर्म के लिए, एक है शॉर्ट टर्म के लिए, एक में सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, एक में जूनियर लोग कर लेते हैं, एक होता है कि भाई कल का हिसाब से इतना छोटा कंसेप्ट है, एक स्ट्रेटेजी इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, होलिस्टिक व्यू देता है पूरा। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, टेबल बना के लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आप टेबल बना के लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स देना है, एंसॉफ का मैट्रिक्स समझाना है वो, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। 4 पॉइंट वो डायग्राम बना देना एंड साथ साथ एक एक पॉइंट अंदर लिख देना, बस आप खुश हो जाएगा एग्जामिनर डायग्राम बना दोगे तो। एक्सप्लेन द पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सप्लेन द पॉइंटर्स फॉर नेविगेटिंग चेंज यूजिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। क्या क्या है बताओ मेरे को, क्विकली आप लोग सोचो ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या करना होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या करना होगा। ऑलवेज ऑलवेज कम्युनिकेट, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस, याद आ रहा है सब पॉइंट्स। जो 5 पॉइंट आपके दिए हुए हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो वाला आपको याद रखना पड़ेगा सर, वो इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, ये और वाला क्वेश्चन है तो इसमें साथ साथ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से, चैप्टर नंबर 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो। आर ऑफ टेक्सटाइल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, अगेन चैप्टर नंबर 5। रेवेन्यू डिक्लाइन फेस कर रहा है तो वो क्या किया, अपना आउटसोर्स कर दिया की फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सपोर्ट। नाउ इट फंक्शंस विद अ लीन हेड ऑफिस डिजिटली कनेक्टेड टू डिस्पर्स्ड यूनिट्स। क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये, डिस्कस इट्स फीचर्स एंड डिसएडवांटेजेस। ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसका फीचर्स एंड डिसएडवांटेजेस फटाफट से तुम मुझे बता दो। कौन सा है सर, आउटसोर्सिंग किस में किया जाता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर में। नेटवर्क स्ट्रक्चर में अपने क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया, याद रहेगा, यस। एक पहली बात तो ये। सेकंड, अब आपको बोल रहा है कि इसका फीचर्स एंड डिसएडवांटेज बता देना। फीचर एंड डिसएडवांटेज आप लोग बताना इजी है। फीचर्स क्या है कि खुद पे बर्डन नहीं होगा, आप आउटसोर्स कर दोगे, आपका काम ज़्यादा एफिशिएंटली टाइमली हो सकता है, इस टाइप का फीचर्स है। और डिसएडवांटेजेस मेनली क्या है कि नेटवर्क करने से एम्प्लॉयज़ का मोरल नहीं होता, एम्प्लॉय में कोई मोटिवेशन नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, फॉर द बिजनेस वाला फील नहीं आता। आउटसोर्सिंग काम है ना, उसके लिए करना पड़ रहा है, एज एन एम्प्लॉय नहीं हो कि मोटिवेशन हो, कंपनी का सक्सेस हो तो खुद का भी ग्रोथ होगा, कुछ लिंक्ड नहीं है। समझ में आया, समझ में आया क्या, यस और नो में बोलो। यस सर, 1 सेकेंड चार्ज में लगा ले। हाँ, डन है वीडियो, आ जाओ, कंप्लीट करने का समय आ गया। फाइनल रिमार्क्स गाइस, मॉक टेस्ट पेपर 1 फॉर जुलाई 25 अपना कंप्लीट हो गया।
आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करना सर दैट वाज फैंटास्टिक वीडियो, हमें समझ में आया आपने क्या क्या बताया। आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे जो डिटेल्स चल रहे थे उसमें आप मुझे टेलीग्राम करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे भी मैं देते रहता हूँ आपको। 1 महीना बाकी है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत सिंसियर हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, वरना आधा से ज़्यादा बच्चे तो इंस्टाग्राम में शिफ्ट कर जाते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कमेंट करो सर कि आई विल गिव माई 200% इन दिस एग्जाम एंड आई विल पास इट इन दिस September 25, दिस इज माई टर्म। आई डोंट यूज़ द वर्ड अटेम्प्ट, आई यूज़ द वर्ड टर्म, बिकॉज अटेम्प्ट से अच्छा इंटेंशन फील नहीं होता, अच्छा फीलिंग नहीं आती है, राइट। तो टर्म यूज़ करते हैं अपने, टर्म आप लोग भी दिमाग में रखो, टर्म वर्ड यूज़ करना हमेशा। अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, सी यू अगेन। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने बुक्स ऑर्डर जरूर कर लेना। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, दिस इज सिंहानिया साइनिंग ऑफ।